आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि इन दिनों हम लोग जाने माने कलाकार और कला चिंतक जे स्वामीनाथन जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। आज इस एकाग्र की छठी कड़ी है और इसमें हमारे साथ त्रिमूर्ति उपस्थित है। प्रयाग शुक्ल जी, विनोद भारद्वाज जी और नरेंद्र पाल सिंह जी। आप जानते हैं कि प्रयाग शुक्ल जी और विनोद भारद्वाज जी लेखन, पत्रकारिता और कला समीक्षा में सक्रिय है। वहीं नरेंद्र पाल सिंह जी जाने माने कलाकार हैं, चित्रकार हैं। आज की इस कड़ी के लिए जो हमने टाइटल रखा वह भी बेहद खास है, द लास्ट पार्टी। मित्रों, यह 94 में जो पार्टी हुई थी 1994 में जे स्वामीनाथन की कई लेखकों कलाकारों के साथ द लास्ट पार्टी उसी गोष्ठी की याद दिलाती है। दरअसल यह एक बेहद खूबसूरत, बेहद मानीखेज, बेहद चर्चित पेंटिंग है नरेंद्र पाल सिंह जी की, एक्रिलिक ऑन कैनवस। और तब जब हम जानते हैं कि चीजों को कैद कर लेने की इतनी आसान विधियां नहीं थी, मोबाइल की सुविधा उस तरह नहीं थी, ऐसे में जो एक कद्दावर व्यक्तित्व के जाने की कसक है, वह कसक शायद कहीं ना कहीं कलाकार के मन के भीतर रही होगी और तब इतनी सुंदर पेंटिंग बन पाई होगी नरेंद्र पाल सिंह जी की ओर से। द लास्ट पार्टी उस गोष्ठी के कुछ समय बाद ही हम सभी को छोड़कर चले गए थे जे स्वामीनाथन जी। इसकी चर्चा अपने संस्मरण में विनोद भारद्वाज जी ने बड़े ही रोचक ढंग से की है और कहीं न कहीं जे स्वामीनाथन की उस कमी को वे हम सभी के बीच लेकर आते हैं। स्वयं भी उनके एक सशरीर अभाव को महसूस करते हैं, मगर इन सब के बावजूद जो एक विराट व्यक्तित्व की उपस्थिति होती है, उसकी अनुपस्थिति में भी इसकी भी कहीं न कहीं कई बानगी हम देखते आए हैं इस एकाग्र की विभिन्न कड़ियों में। तो आइए हम अपने वक्ताओं को आमंत्रित करते हैं, उन्हें स्क्रीन पर लेते हैं, फिर कुछ और बातचीत करेंगे। जी, नमस्कार विनोद भारद्वाज जी और नमस्कार नरेंद्र पाल सिंह जी, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। विनोद जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मित्रों, कुछ समय में हमारे बीच प्रयाग शुक्ल जी भी होंगे। कमलेश जी ने जो एक बेहद महत्वपूर्ण कविता लिखी थी जे स्वामीनाथन जी के कला योगदान को लेकर और उनके कामों को लेकर और उनकी पेंटिंग्स में जिस तरह की छवियां आती हैं उनको लेकर, प्रयाग शुक्ल जी आज की इस बैठकी में उस कविता का पाठ करेंगे। और चूंकि द लास्ट पार्टी में स्वयं प्रयाग जी भी वहां थे तो उसकी भी चर्चा होगी। अपनी पुस्तक में भी कई ऐसी बातें प्रयाग जी ने की है। मैं उनके द्वारा जे स्वामीनाथन जी की लिखी गई जीवनी की चर्चा कर रहा हूं। मगर सर्वप्रथम हम विनोद भारद्वाज जी के उस संस्मरण को सुनते हैं जिसमें कई ऐसी बातें हैं जिन्हें आज आप सभी के बीच साझा करना आवश्यक है। अच्छा तो यह होता कि स्वयं लेखक ही, संस्मरणकार ही उस संस्मरण को हम सभी के बीच सुनाते, मगर कुछ दिक्कत है देखने को लेकर, थोड़ा सा कहीं उन्हें पढ़ने में कुछ असुविधा होगी विनोद जी को, इसलिए मैं उनसे अनुमति लेते हुए उसका पाठ करता हूं और विनोद जी फिर इस पर चर्चा करेंगे। इससे जुड़ी जो दूसरी कई और बातें हैं जो इस संस्मरण में नहीं है उसकी चर्चा यहां पर करेंगे। विनोद जी मैं पढ़ता हूं आपके लिखे को। ठीक है जी मित्रों, जगदीश स्वामीनाथन की यादें, विनोद भारद्वाज। अगर कहीं आप लोगों को कुछ जोड़ना होगा तो जोड़िएगा, मैं रुक जाऊंगा, है ना। स्वामीनाथन
70 के दशक के दिल्ली, माफ कीजिएगा, स्वामीनाथन 70 के दशक में दिल्ली की कला दुनिया के महानायक थे। 60 के दशक में भी उनकी भाग थी, पर मैं जब दिल्ली आया 1972 की शुरुआत में, तो स्वामी के ग्लैमर और गरिमा दोनों का कोई मुकाबला नहीं था। 80 के दशक की शुरुआत में वे भोपाल चले गए, दिल्ली से उनका रिश्ता बना रहा। पर 8-9 साल जो मैंने खुद देखे, उस समय में वे कला की सबसे सक्रिय हस्ती थे। हुसैन, सूजा बड़े नाम थे, पर हुसैन खास तौर पर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, इंदौर आदि सभी शहरों से जुड़े थे। दिल्ली में उनकी आवाजाही थी। स्वामी का जन्म शिमला में हुआ, वहां उनके स्कूल के साथी राम कुमार और निर्मल वर्मा थे। छोटी उम्र में ही वे दिल्ली आ गए। युवावस्था में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े, पार्टी से मोहभंग भी हो गया, पर वामपंथी अपने लेफ्टी होने से कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकता है। आगे लिखते हैं विनोद जी, मुझे उन दिनों स्वामी को थोड़ा बहुत नजदीक से देखने का मौका मिला। धूमीमल गैलरी और दिनमान के सहयोगी वरिष्ठ कवि मित्र प्रयाग शुक्ल के कारण भी यह मौका मिला। रवि जैन उन दिनों धूमीमल में स्वामी की सलाह से काम करते थे। 74 से 80 तक मैंने देश के अधिकांश बड़े और प्रतिभाशाली कलाकारों की महत्वपूर्ण प्रदर्शनियां धूमीमल में ही देखी थी। कृष्ण खन्ना, जोगेन, अर्पिता सिंह, परमजीत, विकास भट्टाचार्य, मनु पारेख, मंजीत बाबा की प्रदर्शनियां जब वहां होती थी, तो उद्घाटन के बाद की पार्टियों का भी एक अलग ग्लैमर था। इन पार्टियों में आपसी संवाद बहुत महत्वपूर्ण था। कॉकटेल पार्टियां सिर्फ टुन हो जाने के लिए नहीं होती थी, बौद्धिक विमर्श अधिक महत्वपूर्ण था। उन दिनों किसी भी शाम कनॉट प्लेस, धूमीमल जाने का मतलब था कि समोसे और चाय के साथ स्वामी से कोई सार्थक संवाद जरूर होगा। रवि जैन ज्यादा उत्साही थे। उनके बड़े भाई महेंद्र शांत रहते थे, और जब दोनों के और भी बड़े भाई सेठ जी आ जाते, तो माहौल में सन्नाटा छा जाता। एक बार कृष्ण खन्ना ने बताया, मैं और स्वामी रवि के साथ समोसे ठूस रहे थे कि अचानक सेठ जी आ गए। सबके सब अपने समोसे ठीक से निगल भी नहीं पा रहे थे। देखिए ह्यूमर, देखिए सेठ जी को लगता था कि रवि इन आवारा कलाकारों के साथ बैठकर अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। सुजा भी न्यूयॉर्क से काफी आने लगे थे। वहां उन्हें 50 के दशक के लंदन जैसा सम्मान नहीं मिल पा रहा था। न्यूयॉर्क में वे कलाकारों की भीड़ में खो से गए थे। स्वामी पिकासो विरोधी थे, सुजा पिकासो समर्थक। रवि जैन दो दुनियाओं को संभाल लेते थे। स्वामी और सुजा के बीच एक खास तरह का लव हेट रिश्ता भी था। इसकी कल चर्चा भी कर रहे थे हमारे एक वक्ता, कि किस तरह से उन्होंने, सुजा ने एक टाइम्स ऑफ इंडिया में जो एक लिख दिया था कि जो है वो जो अपना जो ये कहिए कि एक खास तरह का जो एक पेंटिंग है, वहीं तक स्वयं को सीमित किए हुए हैं स्वामी। इससे वे बड़े उद्वेलित भी हुए थे। तो खैर मैं आगे पढ़ता हूं। आगे लिखते हैं विनोद जी कि उन दिनों स्वामी ललित कला अकादमी की राजनीति में भी सक्रिय थे। बायकॉट अकादमी आंदोलन भी सक्रिय था। स्वामी पुराने कम्युनिस्ट थे, राजनीति करना भी जानते थे, लेकिन अंत में डेमोक्रेसी के नाम से अकादमी में मीडियोकर अध्यापक कलाकारों ने अकादमी पर कब्जा कर लिया। स्वामी उससे अलग हो गए। विवान सुंदरम जैसे सशक्त और प्रतिबद्ध कलाकार भी कुछ समय तक अकादमी बहिष्कार कार्यक्रम में स्वामी के साथ सक्रिय थे, पर वह भी इस ठस होती
चली जा रही संस्था के प्रति उदासीन हो गए। स्वामी ने रविवार पत्रिका के एक प्रसिद्ध इंटरव्यू में मुझसे कहा था, एक कलाकार को कुशल छापामार योद्धा की तरह कला बाजार पर नजर रखनी होती है, अनकोट। वे शायद कलाकार की रोमांटिक और स्लगिश ढिल्लर किस्म की छवि के खिलाफ थे। वे कलाकार से राजनीतिक जागरूकता की भी उम्मीद करते थे। गैलरी सिस्टम बस कलाकार को अपना कैदी न बना ले। आगे कुछ और जो उनके व्यक्तित्व के जो कुछ और पहलू हैं उन पर भी नजर जाती है विनोद भारद्वाज जी की। वे लिखते हैं, स्वामी जबरदस्त कविता प्रेमी थे, नोबेल पुरस्कार विजेता मैक्सिको कवि ऑक्टेवियो पाज से उनकी मित्रता प्रसिद्ध रही। पाज ने स्वामी पर एक अद्भुत कविता भी लिखी है। 1979 में धूमिमल में स्वामी की एकल प्रदर्शनी में एक शाम हिंदी कवियों के कविता पाठ की रखी गई। स्वामी ने हिंदी में खुद कुछ अच्छी कविताएं लिखी थी। उनका एक छोटा सा संग्रह छापकर हिंदी कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के 51 जन्मदिन को समर्पित किया गया था। इस कार्यक्रम की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग होती तो वह अद्भुत होती। स्वामी कविता को बहुत ध्यान से सुनते थे। स्वामी कविता को बहुत ध्यान से सुनते थे। मैंने एक लोटे पर कविता वहां पढ़ी थी। स्वामी ने बाद में मुझसे कहा, मैं सोच रहा था कि आप इस कविता का अंत किस तरह से करेंगे। इस कविता का अंत आसान नहीं था। स्वामी बोले, मैं शांति निकेतन में जोगेन चौधरी के आयोजन में मंच से कह चुका हूं, स्वामी के साथ अकेले रम पीने का स्वाद भी अलग था, नशा भी। एक बार मैं साउथ एक्सटेंशन में घूम रहा था, सोचा स्वामी को मिला जाए। स्वामी बतियाने के मूड में थे। रम का नशा तो अनोखा था उस दिन। स्वामी बेसमेंट गए। काफी देर बाद ग्रुप 1890 के कैटलॉग की प्रति मेरे लिए खोज कर लाए। मंजीत बाबा मानते थे भारत भवन भोपाल में रूपंकर विधि स्वामी का बड़ा योगदान है, ग्रुप 1890 में से भी कहीं ज्यादा। मुझे लगता है दोनों अलग अलग समय के बड़े काम हैं। स्वामी अंत में भोपाल लंबे समय रहकर दिल्ली वापस आ गए। उनके आकस्मिक निधन से करीब 4 महीने पहले जाड़े की एक सुबह के विक्रम सिंह के साथ यूजीसी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में इंटरव्यू के लिए मैं स्वामी के घर गया था। उनकी सेहत अच्छी नहीं लग रही थी। वे इंटरव्यू के बीच बार बार बीड़ी पीना चाह रहे थे। इंटरव्यू छात्रों के लिए था। हम कैमरा बंद करते थे। तो देखिए कितनी बारीकी से बातें की गई हैं और एक एक चीज का ध्यान रखना, एक संवेदनशीलता, और जिस टारगेट ऑडियंस के लिए यह फिल्म बनाई जा रही है उसके हिसाब से सोचना कैसे इस गद्य को एक अलग रूप दे देता है, एक अलग उसका सौंदर्य बढ़ा देता है। आगे पढ़ता हूं। अभी एक और उनके साथ कविता पाठ बाकी था। उनके निधन से कुछ ही दिन पहले गैलरी स्पास ने आईफैक्स गैलरी में ड्राइंग 94 प्रदर्शनी में वह कविता पाठ रखा था। प्रदर्शनी के क्यूरेटर प्रयाग शुक्ल थे। बाद में अमिताभ दास के घर एक बड़ी पार्टी हुई थी। कोई नहीं जानता था स्वामी के साथ आखिरी पार्टी थी। नरेंद्र पाल सिंह ने इस पार्टी को याद करते हुए एक पेंटिंग बनाई है जिसमें मैं और प्रयाग जी भी हैं। मैंने ही इस चित्र को नाम दिया था द लास्ट पार्टी। मेरे लिए वह एक दूसरे अर्थ में लास्ट पार्टी भी थी। मित्रों, यह संस्मरण यहीं पर समाप्त हो जाता है, मगर इस छोटे से आलेख में कितने तरह के संदर्भ आते हैं, कितनी रोचक और कितनी मतलब इंपॉर्टेंट टिप्पणियां आती हैं, लेकिन उस पर भी हम चर्चा कभी और करेंगे। आज तो यहाँ अधिक से अधिक हमें अपने वक्ताओं को सुनने का एक समय मिला है, एक अवसर मिला है। तो मैं सीधे विनोद जी से ही पूछता हूं और उन्हीं के पास चलता हूं। जब वे यह बात लिख रहे हैं कि मेरे लिए
एक दूसरे अर्थ में भी वह लास्ट पार्टी थी। एक संस्मरणकार यहीं पर अपने संस्मरण को एंड कर देता है। जिस तरह से स्वामी बोल रहे थे कि लोटे की कविता का एंड कैसे करेंगे, यह संस्मरण भी यहीं पर एंड हो जाता है, थम जाता है। मगर इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, हम इसे पढ़ते हुए अपने अपने अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन जब हमारे बीच संस्मरणकार खुद है तो क्यों नहीं हम उसका वर्जन सुन लेते हैं। विनोद जी। देखिए अर्पण जी, स्वामी जी जब मैं दिल्ली आया, एक साल बॉम्बे में धर्मिक में ट्रेनिंग लेके, रघुवीर साहब मुझे दिनमान में लेना चाहते थे। वो बहुत पहले ही, जब मैं स्टूडेंट था लखनऊ में, तो उन्होंने इच्छा प्रकट की थी कि आप हमारे स्टाफ का हिस्सा हो जाएं। तो दिल्ली में मैं 1974 में आया, बिल्कुल 73 के एंड में मेरी पोस्टिंग हुई दिनमान में। तो उस समय स्वामी जी धूमीमल गैलरी की सभी प्रदर्शनियों का एक तरह से वही सब कुछ तय करते थे कि किसका शो करना है, कैसे करना है। और अगर आप उस जमाने के कैटलॉग देखें तो वो अद्भुत, मतलब कुछ नाम तो अभी आपने मेरे संस्मरण से गिनाई हैं। इसके अलावा भी उन्होंने, देखिए स्वामी जी धूमीमल से पहले से जुड़े थे। उन्होंने 66 में विवान सुंदरम, जिनका हाल में निधन हो गया, उनका शो का कैटलॉग भी लिखा था। धूमीमल में ही हुआ था। और विवान सुंदरम बिल्कुल एक नए कलाकार थे और वो एक अलग दुनिया की उनकी पेंटिंग थी, जो कि स्वामी का अपने टेस्ट के भी शायद बहुत निकट नहीं थी। लेकिन उन्होंने कैटलॉग लिखा और विवान को प्रोत्साहित किया। और वो कैटलॉग मैंने देखा था एक बार विवान के घर पर, और उसे हम लोगों ने किताब में भी इस्तेमाल किया है। तो वो दौर ऐसा था जब स्वामीनाथन दिल्ली के बौद्धिक जगत के, कला जगत के एक तरह का बादशाह थे। क्योंकि मुझे नहीं याद आ रहा कि कोई ऐसा व्यक्तित्व उस वक्त था। जब मैं आया तो मुझे याद है कि धूमीमल में एक उनकी प्रदर्शनी हुई जिसमें वो पहाड़ और चिड़िया वाली उनकी सीरीज जो है बिल्कुल टॉप पे थी उस समय उनकी क्रिएटिविटी के। और मैं उसकी जब पार्टी में गया, इनॉग्रल पार्टी में, तो उनको देख के और सारा माहौल देख के मैं आज भी, मुझे वो याद है कि कितने विदेशी आए हुए थे। कि मैंने किसी कला प्रदर्शनी में इतने विदेशी नहीं देखे थे। वो स्वामी चूंकि एक एम्बेसी सर्कल में, एक तो ऑक्टोबियो पास से उनकी 60s में बहुत अच्छी मित्रता थी और ग्रुप 80-90 का कैटलॉग ऑक्टोबियो पास में लिखा था। फिर उन्होंने बहुत अच्छी कविता स्वामीनाथन पर लिखी थी जिसका हिंदी अनुवाद रमेश चंद्र शाह ने किया था, और वो मैंने कला कोश में शामिल भी किया था उसको, उसके अपेंडिक्स में। तो वो स्वामी की उस कविता को जब मैंने बरसों बाद उन पर फिल्म बनाई, तो वो कविता जो है वो बाद में आखिर में जब उसे पढ़ा जाता है तो एक अद्भुत मतलब माहौल बनाती है। और खुद स्वामी की अपनी कविताएं हैं, क्योंकि स्वामी जो है उनकी प्रतिभा का एक रूप नहीं था। मतलब वो इंटेलेक्चुअल भी थे, आर्ट क्रिटिक भी थे, एक्टिविस्ट भी थे। और एक ज़माने में जब बल्कि उनका जो भवानी जी से विवाह हुआ, उसके उन दिनों वो कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग के दौरान ही उनसे मिले थे। पर वो काफी, लेकिन बाद में जैसा कि हुआ ज़्यादातर कवियों कलाकारों के साथ हुआ जो अच्छे थे, वो लोग कम्युनिस्ट पार्टी से भले अलग हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके, जो भी कम्युनिस्ट होता है पूरी तरह से मुक्त होता नहीं, जैसा मैंने उसमें लिखा भी है। और वो कहीं ना कहीं बाजार को लेके, जब मैंने उनका रविवार में 1979 में बहुत बढ़िया इंटरव्यू उन्होंने दिया था, उनका शो हुआ था धूमीमल में, तो उसमें उन्होंने मुझे जो एक बात कही थी उसको मैं कई जगह कई तरह से कोट कर चुका हूँ। वो बात ये थी कि आर्टिस्ट को गेरिल्ला फाइटर होना चाहिए, छापामार योद्धा। मतलब जैसे वो चे गवारा वगैरह उनके साथी जंगलों में जाके लड़ते थे, उनका कहने का आशय बहुत था। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है कि कलाकार छापामार योद्धा होना चाहिए, क्योंकि बाजार से उसको फाइट करना पड़ता है। आज हम देख रहे हैं कि बाजार ज्यादा पावरफुल है और वो कलाकार के जो अस्त्र हैं या हथियार हैं उनको वो काफी कमजोर करने में सक्षम है। लेकिन आज का माहौल बहुत बदल गया है, क्योंकि
पहले पैसा था नहीं। जब 70s में हम लोग दिल्ली आए थे तो पेंटिंग का दाम बहुत कम था और पेंटिंग खरीदने वाले भी भारतीय लोग कम थे, डिप्लोमेट खरीदते थे। ये भी एक दिलचस्प बात है। और वो भी कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाते थे। एक बार मैं 79 में ही जर्मनी गया था, तो एक छोटे से शहर में मुझे वेर उसको कहते थे, जो कि कोलोन के पास था। मुझे वहाँ की गाइड बोली कि आपके लिए एक प्रोग्राम में एक विजिट वहाँ की है, क्योंकि वहाँ एक साहब गैलरी चलाते हैं जो कि इंडियन आर्ट से काफ़ी जुड़े हुए हैं, और वो कभी बम्बई में पेस्टर थे, यानी वो पादरी वाला काम करते थे, लेकिन आर्ट लवर थे। और वो आ गए जब जर्मनी, तो उन्होंने एक मुख्यतः मधुबनी की पेंटिंग्स की दुकान खोली थी। तो वो मुझे ऑफिशियली जर्मन सरकार ने कार्यक्रम में ये था कि उनसे जाकर मिलाइए इनको, क्योंकि वो भारतीय कला के जानकार भी थे और कलेक्टर भी थे और विक्रेता भी थे। तो पैसे डिडे के साथ, उनकी पत्नी के साथ मैंने लंच लिया था। उनकी गैलरी में मैं जब गया, छोटी सी गैलरी थी, तो उसमें स्वामीनाथन की पेंटिंग एक रखी हुई थी, यही बर्ड माउंटेन सीरीज वाली। और वो पेंटिंग मैंने देखी भी थी दुईमल के एग्जीबिशन में। तो उन्होंने मुझे, मैंने कहा कि आज मधुबनी की आर्ट में ये कहाँ से आ गई? बोले नहीं, मैंने खरीदी थी 5,000 रुपए में। और एक दिलचस्प बात यहाँ जोड़ दूं, बता दूं कि उमा जैन से एक बार मेरी बात हो रही थी, क्योंकि स्वामीनाथन का जो कलेक्शन है वो धूमिल के पास बहुत था, सारी प्रदर्शनियां हम दोनों वही देख रहे थे। तो एक बार वो बता रही थी कि मैंने अपनी भतीजियों की शादी में स्वामी की पेंटिंग गिफ्ट में दी, कई कुछ भतीजियों को। तो वो पेंटिंग जो उस समय 5,000 10,000 की थी, लेकिन जब वो उन्होंने बेची तो 60 लाख से भी ऊपर की हो गई थी। यानी वो दुनिया एक अचानक बड़ी तेजी से बदली। और वो जो एक टाइम था उसमें सिर्फ मनी तो बहुत सेकेंडरी थी। मतलब समझिए कि असली बात थी, कलाकार चिंताएं करते थे, आपस में संवाद करते थे। वैसे अच्छे दिन मैंने कभी नहीं बाद में देखे। क्योंकि मंजीत बाबा हैं, ये सब लोग स्वामी के बड़े भक्त थे, उनके साथ थे, उनके साथ उनका संवाद होता था। तो बेसिकली वो दिन थे जब भी कोई शो होता था, क्योंकि सारे ग्रेट्स आर्टिस्ट के शो हुए थे उस, जो आज ग्रेट हो गए हैं या उस समय भी हो रहे थे। जैसे मैंने जोगेन, विकास भट्टाचार्य, ये सब, अमिताभ, सारे लोगों के वहाँ शो हुए थे, मनु पारेख। और वो परमजीत सिंह के बहुत अच्छे शो हुए थे उस जमाने में, अर्पिता सिंह के शो हुआ था। तो वो जो एक दुनिया थी उसमें पहले दिन, ओपनिंग के दिन, एक रवि जैन के अक्सर घर पे या उनकी गैलरी में एक मुलाकातें, पार्टियां होती थी। उन पार्टियों में सिर्फ दारू या ड्रिंक्स का ही महत्व नहीं था, उसमें काफी सीरियस डायलॉग भी होते थे। मुझे याद है 79 में स्वामी की जब प्रदर्शनी हुई थी, तो निर्मल वर्मा काफी, जब वो 3-4 ड्रिंक ले चुके थे, तो उनके घर, रवि जैन के घर के नीचे पार्टी चल रही थी और काफी लोग आए हुए थे, क्योंकि स्वामी के तो गेस्ट भी काफी होते थे। तो निर्मल जी ने मुझसे आकर कहा कि भाई, आपने मेरा जो नया उपन्यास आया है, इतने सालों बाद मैंने लिखा है, एक तीसरा सुख, तुम्हारे जैसा संवेदनशील लड़का, उस पर इतना क्यों नेगेटिव लिखा उसने, दिनमान ने। तो मैंने निर्मल जी से कहा कि देखिए, मुझे कुछ नहीं कहना है, आपका ये वाक्य काफी है कि तुम्हारे जैसा संवेदनशील। मैंने कहा, आप मुझे अगर संवेदनशील मानते हैं तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत हम, जैसे मैंने शब्द और स्मृति की समीक्षा 1 साल पहले बहुत अच्छी की थी, तो इसमें कोई वो नहीं। तो उन बात को, एक लेखक लोग भी आते थे, कवि भी आते थे। सर्वेश्वर जी, उन्होंने तो कविताएं भी लिखी हैं स्वामी जी की पेंटिंग्स और उनकी दुनिया को लेके। और मेरा ख्याल है कि जब प्रयाग जी ने बाद में एक कला कविता का संकलन बनाया था अकेडमी में, तो उसमें स्वामी पर से संबंधित कविताएं हैं, क्योंकि वो खुद कविता को अपने ढंग से वो जीते भी थे, लिखते भी थे। जब मैंने उनसे इंटरव्यू लिया था वाला, रविवार वाला, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे सबसे अधिक व्यक्तित्व जिगर मुरादाबादी का अच्छा लगता था।
जब वो अपनी यंग डेज में जिगर मुरादाबादी को सुनते थे तो कह रहे थे कि उनका जो व्यक्तित्व पूरा काला रंग और उसमें पान की लाल पीक, तो मतलब वो एक थक्कड़ किस्म की दुनिया के आदमी थे खुद भी। इसीलिए जब उन्होंने बाद में आदिवासियों के बीच में जाके मध्य प्रदेश में भारत भवन बनने के बाद या उससे पहले समय बिताया, तो उसमें उनको हमेशा कहीं ना कहीं जैसे आदिवासियों की उनके आप तस्वीरें देख लीजिए, तो मैंने 2 फिल्में बनाई हैं। एक फिल्म में उनका आदिवासी कला से संबंध पे भी है जो हाल में बनाई थी, पाटनगढ़ में गया था और कई कलाकारों से मिला था। तो उनकी तस्वीरें मैं देख रहा था, अखिलेश के जो पेज है उसमें कई पुरानी तस्वीरें मैंने देखी, तो उसमें एक अलग मतलब वो लगता है जैसे वो खुद भी एक आदिवासियों के बीच हैं। मतलब वो आदिवासी उनके साथ खड़े होते थे तो ऐसा लगता था कि वो लोगों में कोई दुनिया, एक ही दुनिया के लोग हैं। जबकि हम सब जानते हैं कि स्वामीनाथन इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रांग थे, मतलब उनका पढ़ना लिखना, और उन्होंने एक जमाने में एकेडमी में सेमिनार कराया था, मुझे याद है कि हेरल्ड रोजनबर्ग जो बहुत प्रख्यात समीक्षक थे अमेरिका के, वो आए, उनको बुलाया गया था। वो सब बुलाने वाले कौन थे? स्वामी ही थे। और मैं हेरल्ड रोजनबर्ग से मिला भी था, उनकी एक किताब मेरे पास थी तो उनसे मैं सिग्नेचर भी कराए थे। तो ये सब स्वामी का था। मतलब एक तो धूमियल गैलरी को उन्होंने लगभग सारे बड़े कलाकार जोड़ दिए वहां। वो तो बाद में दुनिया बदली, दिल्ली की कला दुनिया, लेकिन उस वक्त 70s में जब छोटा सा कैटलॉग छप जाए और ओपनिंग डे में थोड़ा सा रिसेप्शन हो जाए और आपस में मिल लें, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो स्वामीनाथन की मैंने कई प्रदर्शनियां वहां पर 70s में जो भी हुई, क्योंकि हम लोग तो प्रयाग जी दिनमान का एक लाभ ये था कि जहां आपको सरकारी किस्म की नौकरी नहीं करनी पड़ती थी, आज़ादी बहुत थी वहाँ। रघुवीर सहाय उन संपादकों में से थे जो कि आपको इसी से अंदाज हो जाएगा कि एक दिन दिनमान ओके हो गया बुधवार को 12 बजे, और वो मेरे पास आए, बोले कि भाई प्रेस क्लब चलेंगे बियर पीने। तो आप सोचिए एक बॉस आपको ऑफिस टाइम में वहां ले जा रहा है। तो उन दोनों का माहौल ऐसा था कि अगर हम स्वामीनाथन से मिलने जा रहे हैं प्रयाग जी और मैं, तो मेरा ख्याल है कि हमने जितने आर्टिस्ट के साथ जितना समय उन दोनों बिताया है वो तो अद्भुत था। श्रीपत राय के यहाँ जैसे हम, तो स्वामी जी के साथ तो ये था कि वो तो अक्सर मैंने देखा शाम के टाइम पे रवि जैन के साथ बैठे होते थे। उन दिनों 70s की बात है। तो वो रवि जैन भी अपना एक अलग तरह का व्यक्तित्व थे। स्वामी जी के साथ उनकी पटती बहुत थी। लेकिन सूजा जब आते थे, मैं कई बार मैंने देखा, सूजा ने मुझे एक बार चिट्ठी लिखी थी 83 में शायद, न्यूयॉर्क से। उन्होंने स्वामी का एक लेख टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लिया या एक शायद इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कुछ कहा था कि पिकासो तो बड़ा कलाकार नहीं है। तो इस पर उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट, क्योंकि वो काफ़ी प्रभावित थे पिकासो से। और स्वामीनाथन पाउल क्ले को पसंद करते थे। मतलब ये एक अलग दुनिया थी कलाकारों की जो पाउल क्ले के ज़्यादा अपने को नज़दीक पाती थी। और पिकासो को हुसैन उनके नज़दीक थे या सूजा नज़दीक थे। तो उसमें काफ़ी बहसें होती थी उन चिट्ठियों में, काफ़ी बड़े इम्पोर्टेंट। उन्होंने कुछ तो उनकी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन भी थी, क्योंकि भारत भवन में उनको लगता था कि मुझे प्रॉपर नहीं जगह दी गई है। पर खुद मुझे हर उनके बेटे के घर में एक पेंटिंग मैंने फिल्म में भी दिखाई थी जिसमें कि क्राइस्ट की तरह सूजा ने स्वामी को पेंट किया है। मतलब यानी कि कोई ऐसा नहीं था कि उनके आपस में तनाव थे। वो कहीं ना कहीं एक आपस में कि ये भी एक बड़ा पेंटर है, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग है, और वो भी कहीं ना कहीं सूजा को रिस्पेक्ट देते ही होंगे जो बैठ करके आपस में। तो वो कुल मिला के एक माहौल। आज तो देखिए हुसैन तो बहुत चुप रहते थे, वो ज्यादा बोलते नहीं थे। वो तो मुझे एक बार जब मैं उनसे लंदन में आखिरी बार मिला था तो वो कह रहे थे कि मैं तो शुरू में तो मैं अंग्रेजी नहीं आती थी तो मैं चुप ही रहता था। मतलब बहुत दिलचस्प बात थी कि वो अंग्रेजी ना जानने के, क्योंकि सूजा वगैरह सब ये अंग्रेजी में बात करते थे, ग्रुप को संचालित करते थे। तो वो स्वामीनाथन के साथ ये था कि वो हिंदी में भी उतने ही, वो तो बाकायदा हिंदी की पत्रकारिता भी कर सके, मंगलेश डबराल वगैरह उनके साथ काम कर सके हैं, जय झरुटिया उनके साथ काम करते थे।
तो एक बार जय गौड़िया के इंटरव्यू में हमने स्वामी के काफ़ी संस्मरण भी उनसे उस जमाने के पूछे थे। तो वो स्वामी जी के साथ ये था कि वो आपको किसी भी विषय में बात कर सकते थे। वो मुझे लगता है कि उनकी टैलेंट जो है आर्ट की दुनिया में यूनिक थी, क्योंकि वो पेंटिंग में भी उन्होंने जैसे आदिवासियों के साथ समय बिता के उनकी पेंटिंग में बहुत बड़ा चेंज आया था। जब आखिरी दिनों में वडेरा में मैंने इनका शो देखा था 90 के बाद, तो वो बिल्कुल दुनिया दूसरी थी। लगता था कि जैसे वो आदिवासियों की दुनिया में घुल मिल गए हैं, और वो पोइट्री जो बर्ड सीरीज माउंटेन की थी वो नहीं थी। तो उनके साथ की इस तरह की मुझे कई यादें हैं। मतलब क्योंकि जाहिर है कि प्रयाग जी तो उनके साथ उन पर किताब लिख ही चुके हैं, और वो तो उनका समय उनके साथ और भी बीता था। लेकिन उस दौर ही ऐसा था कि हम लोग के पैर शाम को अपने आप ही चल देते थे भूमिमल की ओर, क्योंकि वहां पर हमें मालूम था कि ये लोग मिल जाएंगे, कोई ना कोई कलाकार उनके पास बैठा होगा। तो आर्ट पे गंभीर चर्चा के दिन थे। और स्वामीनाथन जब भोपाल चले गए थे तो जाहिर है कि भोपाल की दुनिया में वो अधिक सक्रिय हो गए, लेकिन दिल्ली से उनका नाता बिल्कुल टूटा नहीं था, आते रहते थे। और आखिरी इंटरव्यू की तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि हम लोग एक फिल्म बना रहे थे, 12 फिल्में, स्टोरी ऑफ इंडियन पेंटिंग, इनके लिए विक्रम सिंह को वो डायरेक्शन का काम मिला था, लेकिन वो फीचर फिल्म में बिजी थे उन दिनों। तो बहुत सा काम मुझे करना पड़ा था। वो 12 फिल्में हमने बनाई थी। तो स्वामीनाथन का हम एक इंटरव्यू लेना चाहते थे। तो वो जाड़ों के दिन थे, दिसंबर का महीना था, बहुत सुबह सुबह उन्होंने टाइम दिया, बहुत ठंड थी। और उसके शायद 4 महीने बाद ही उनका निधन हो गया। यानी कि वो काफ़ी, उनको देख के भी लग रहा था, उस इंटरव्यू का छोटा सा हिस्सा मैंने फिल्म में दिखाया भी है कि वो काफ़ी बीमार से लग रहे थे। पर उनकी आंखें, जैसा होता है कि एक बड़े कला, मैंने एक बार सर्वेश्वर जी को भी ऐसे ही देखा था कि कभी कभी निधन से पहले के एक अजीब से आंखें किसी शून्य में देख रही होती हैं। और वो बीड़ी पी रहे थे, जिसका अभी जिक्र संस्मरण में आया भी था। तो वो हम लोग को कुछ चिंता हो गई थी कि शायद स्वामी जी का स्वास्थ्य सब ठीक नहीं। और जैसा उसके बाद लेकिन काव्यपाठ जब हुआ ड्राइंग वाले शो में, वो शो काफ़ी बड़ा था। और मुझे याद है कि जो धूमिमल में 79 का काव्यपाठ था, उसमें इतनी भीड़ नहीं थी जितनी कि ये जो 94 वाला था। तो ड्राइंग 94 जो उनका शो हुआ था, वो था इफेक्ट्स में हुआ। तो उसके बड़े हॉल में सब लोग जमीन पे बैठे हुए थे, और पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। तो उसके बाद जो है वो तय हुआ कि अमिताभ का घर, क्योंकि बंगाली मार्केट में था, तो तय हुआ कि उनको वहां पर सब लोग कलाकार जो जहाँ निकट थे उनको बुलाया गया। तो नरेंद्र पाल जी की उपस्थिति उस पार्टी में कि वो हमें तो पता नहीं था कि ये आखिरी पार्टी होगी, लेकिन मैंने जो टाइटल उस पेंटिंग को दिया है उसका कारण कई है। द लास्ट पार्टी का मतलब ये भी है कि अब ऐसी पार्टियां कभी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि स्वामी नहीं होंगे। स्वामी जब होते थे तो एक पूरी पार्टी का, मैंने कहा ना कि उनके साथ रंग पीना, वो एक्सपीरियंस नहीं होता था जो आमतौर पे कई कलाकारों के साथ घड़ी में बैठ के होता था जमघट के साथ। तो वो एक हायर लेवल पे आपको भी पहुंचा देते थे। वो नशा एक अलग तरह का था, जो कि कुछ ही लोगों के पास ऐसी बौद्धिक और इमोशनल ताकत होती है। तो मुझे लगता था कि जैसे ये एक पार्टी का मतलब एक पूरा युग खत्म हो गया। तो मैंने फिर नरेंद्र से कहा कि, क्योंकि उसमें हम लोग भी बीच में बैठे हुए, मैं और प्रयाग जी, मेरी तो शर्ट तक उन्होंने जो थी पूरी कॉपी कर दी थी, टी शर्ट एक थी। तो उसमें मृणालिनी मुखर्जी भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, और स्वामी जी बीच में है। उस पेंटिंग के बारे में मेरा ख्याल है कि नरेंद्र पाल जी खुद बताएं तो अच्छा होगा। जी बिल्कुल, और शुक्रिया विनोद जी, इन सब बातों को हम सभी के साथ साझा करने के लिए। हमारे बीच मित्रों प्रयाग शुक्ल जी आ गए हैं। आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, अभिवादन। और मित्रों अभी हम सीधे नरेंद्र पाल सिंह जी के पास चलते हैं, और एक बेहद 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 खास और बहुत ही कलरफुल पेंटिंग जो है इन्होंने बनाई उस
दौर को, उस मीटिंग को याद किया, उस बैठकी को, तो आइए स्वयं नरेंद्र पाल सिंह जी से ही उसको सुनते हैं। नरेंद्र पाल सिंह जी। अर्पण जी, प्रयाग जी, विनोद जी, सबको मेरा नमस्कार। और नमस्कार। नमस्कार। सबसे सबसे अजीब बात है कि क्या कहें, बाकी आप लोगों ने तो इतने लंबे समय स्वामी जी के साथ गुजारा है, लेकिन मेरा बहुत थोड़ा समय के लिए मिलना हुआ। लेकिन एक कहावत है ना कि किसी से आत्मीय होने के लिए जरूरी नहीं है कि सालों साल, वर्षों या दशकों लगे। मैं 89 में मैंने जब दिल्ली आया, पहली बार दिल्ली आ गए, और 91 में, क्योंकि सारे सीनियर्स जितने भी वरिष्ठ कलाकार थे सभी से मेरा मिलना तकरीबन हुआ था, और स्वामी जी से एक आध बार मैं गैलरी में कभी 2 मिनट के लिए देखा या नमस्ते प्रणाम हुआ। तो मैंने 91 में उनके घर फोन किया, फोन नंबर लेके, और मैंने उनसे एक आग्रह किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और पेंटिंग दिखाना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, आ जाओ। जाहिर है कि बड़े सहज भाव से, उनका जैसा नाम था स्वामी। सबसे मजेदार बात मुझे ये लगता था कि इनका नाम स्वामी और आगे जगदीश, जगदीश नारायण स्वामी। तो ये स्वामी जो अपने आप में एक शब्द है, बचपन से मैंने सुना था अर्पण जी की स्वामी मतलब मालिक होते हैं, स्वामी मतलब संत होते हैं। पर जब जे स्वामीनाथन से मैंने मिला तो मुझे लगा नहीं, स्वामी का मतलब कुछ और भी है। और ये बात उनसे मिलने के बाद लगा। वो सब में थे और सब उनमें था। वो स्वामी थे जो मुझे हमेशा खलता है कि स्वामी मतलब सब में वो थे और उनमें सब था, उनमें सारी चीजें था, एक पूर्णता था। जब मैं पहली बार मिला एकदम यंग था, और उन्होंने कहा है, और मुझे याद है कि आ, आ, भवानी मैम को बोला गया कि हाँ नरेंद्र आया है, तो मैंने बैठा, बोले तब और दिखाओ काम। अच्छा पहले चाय पी लो। तो मैं चाय पी लिया, सक पकाते हुए। जाहिर है कि स्वामीनाथन जी के बारे में सुन चुके थे, पढ़ चुके थे, विनोद जी प्रयाग जी के लिखे हुए और बाकी चीजें, उनकी कविताएं और सारा कुछ। तो जब मैं काम दिखा रहा था, तो बोले कि तुम क्या सिगरेट पीते हो? मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं छुपा के ले गया था। तो मैं बोला जी। तो बोले इसीलिए तुम ढंग से नहीं दिखा रहे हो, तो ऐसा करते हैं ना, चलते हैं बालकोनी में और पीते हैं। तो अचानक वो भी उठे, और स्वामी जी बीड़ी पीते थे और बालकोनी में चले गए। जब गए तो मैं बोला कि स्वामी जी मैं बीड़ी पीऊं? बोले क्यों? मैं बोला मैं चाहता हूं पीना और आपकी बीड़ी है इसलिए। तो बोले मैं क्या पीऊंगा? मैं बोला मेरे सिगरेट ले लीजिए। तो बड़ी सहजता से उन्होंने बोला कि अच्छा सिगरेट पीना पड़ेगा, अच्छा दो बीड़ी देखे तुम कैसे पीते हो। और मैं पी ही रहा था, इतने में भवानी जी आ गई, और वो बोले कि क्या बच्चे को ठग रहे हैं, सिगरेट लेके और बीड़ी दे दिया। अब मुझे तो ये बात आज भी, मैं बोला कि नहीं मैम, मैंने इनसे बोला, बोला कि लो जी, बोले और दे भी दिए। ये सब कोई पीने की चीज है, लेकिन फिर भी हम दोनों आराम से पीते रहे, बातचीत हुई। उस मिलन के बाद एक आध बार और मैं गया, लेकिन जहां बात सबसे ज्यादा मिलने का हुआ वो था कि प्रयाग जी का क्यूरेशन में जो हो रहा था गैलरी स्पास के द्वारा ड्राइंग 94, उसमें तकरीबन 100 आर्टिस्ट थे और ब्लैक एंड व्हाइट सारे का काम था। तो वो जब शुरू हुआ बहुत अच्छे तरह से, बड़े पैमाने पे सारा कुछ, कलाकारों का धूम मत पूछिए, लेखक कभी सारे, लेकिन उसमें रखा गया था कि कभी कलाकार और कभी वो सब लोग का कविता पाठ रखा गया। उसमें सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कलाकार लोग ने काफी लोग नाम दिए थे। चूंकि मैं लिखता रहा हूं शुरू से, तो मैं भी अपना नाम लिखवाया था। लंबी लिस्ट थी, शुरुआत हुई और सब लोग अपने अपने कविता पढ़ने लगे। मेरा नाम लास्ट में था, ये बाद में मुझे पता चला, क्योंकि बीच में काफी कलाकार अपना नाम आते ही उससे पहले विड्रॉ कर गए कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, और प्रयाग जी बोले कि से भाई ऐसे मत कीजिए।
तो स्वामी जी ने एक तरह से कहा जाए फतवा जारी कर दिया कि जो आखिरी है वो तो ना नहीं कहेगा। और मुझे क्या मालूम था कि आखिरी में मैं ही, मेरा ही नाम है। तो फिर मैंने दो ठीक ठाक कविता और एक छोटी कविता, 3 कविताएं पढ़े, काफी पसंद आया। और वहां से उठने के बाद चाय वाय लेके हम लोग बाहर आए, तो स्वामी जी के साथ मैं बैठ गया बाहर के सीढ़ी पे। मुझे याद है कि बड़े प्रेम से उन्होंने 2-3 बातें मुझे जो कहा। एक तो बोले करते क्या हो, तो हम बताए कि पेंटिंग नहीं, इसके अलावा भी काम कोई जॉब हो। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं फ्रीलांस हूँ। बोले नरेंद्र, बहुत तकलीफ होने वाला है, क्योंकि जिस देश में हम लोग हैं और जिस समाज में है, यहाँ फ्रीलांस रहना इतना आसान नहीं है, लेकिन चलो अगर तुम्हारी मर्जी है तो रहो। और तब उन्हें उनसे मैंने पूछा था कि स्वामी जी, सरवाइव करने के लिए आज या भविष्य में मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने बोले कि तुम फिल्में देखते होगे, किताब पढ़े होगे। हमके जी। बोले गुरिल्ला वार कभी जानते हो। बोले हाँ, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी है। तो बोले गुरिल्ला वार मतलब लड़ना पड़ेगा तुम्हें, और उस तरह का योद्धा बनना पड़ेगा, क्योंकि एक समय में 3 तरफ से तुम पर हमला होंगे और तीनों तरफ खुद को बचाना पड़ेगा। अगर बच गए तो आगे जरूर जाओगे। मैंने उनसे कहा कि विस्तार में कुछ बता दीजिए। तो बोले विस्तार में सिर्फ इतना बता देते हैं तुमको, और इस बीच में हम लोग का धूम्रपान चल रहा है। तो आते जाते लोग देख रहे थे कि क्या है भाई, एक बीड़ी वाले पी रहे हैं सिगरेट, और वहां भी एक्सचेंज हुआ था मामला, और बाहर ही बैठे हुए थे सीढ़ी के बगल में। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले बाजार का हमला होगा, दूसरा तुम्हारे काम में दिन प्रतिदिन अगर नहीं प्रोग्रेस हुआ, अगर नहीं उसमें कुछ नयापन आया, तो वो तुमसे खुद से एक लड़ाई होगा, और तीसरा समाज में तुम स्वतंत्र रूप से एक कलाकार के रूप में रहोगे, तो समाज में, परिवार में, रिश्तेदार में क्या क्या सुनना पड़ेगा, वो इन दोनों से भारी पड़ने वाला है। और कहाँ कैसे बैलेंस करोगे घर परिवार को, ये तुम देखना। तो 3 तरफ की लड़ाई, एक योद्धा हो, 3 तरफ से तुम पर हमला होगा, कैसे चलोगे देख लेना। अभी समय है, अगर चाहो तो कहीं काम पकड़ लो। हम बोले कि काम तो करेंगे, लेकिन बंध के नहीं करेंगे। बोले चलो, तो अच्छी बात है, जिद है तो अच्छा है। सारी बातें होने के बाद जब पार्टी की बात आई, तो पता चला कि पार्टी रखी गई है अमिताभ मोना जी के यहाँ, बंगाली मार्केट के बगल में। वहां सब लोग पहुंचे तो माहौल ही बदला हुआ था, क्योंकि वहां कला समीक्षक, गैलरी के ऑनर रेणु जी थी, प्रयाग जी थे, ज्योति भाभी थी, इनकी बिटिया अंकिता थी, शमशाद भाई थे, परमजीत, अर्पिता सिंह, संजीव, मतलब यंग भी थे, सीनियर भी थे, स्वामी जी थे, भवानी मैम थी। और मजे की बात है कि उसमें कला समीक्षक भी थे। और उस हंसी खुशी के माहौल में इतना ज्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन था कि हर आदमी में जैसे लगता था कि दिन भर के बाद एनर्जी पता नहीं कहां से बूस्ट बूस्ट अप कर गया है। तो सब बहुत अच्छे से खा पी रहे थे। अचानक मुझे याद है कि विनोद जी बोल दिए कि बात निकला आदिवासियों के और बाकी चीजें, कला पे बात हो रही थी सारा कुछ। तो विनोद जी बोल दिया नरेंद्र गाता है। मेरी जो भी एक आध पैग रम लिए थे वो तो ऊपर से ही निकल गया, फुर्सा हो गया। मैं बोला कि जा, अब स्वामी जी पकड़ लिए कि गाता है तो गाओ। मैं बोला स्वामी जी ऐसे ही करते रहते हैं। बोले वही कर दो। अब मुझे ना भागने का जगह, ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ से हमको तो बताए थे कि 3 तरफ से घिर हो गए। तो चारों तरफ से करीब 20-22 लोग थे। सब बोले हाँ हाँ शुरू हो जाओ। तो तुम बजाते भी हो? हम बोले नहीं, हम टेबल बजाते हैं। बोले ये सही है, टेबल बजाते हो। खैर बात निकला तो मैं बोला ऐसे फोक सॉन्ग गाते हैं, बताए। फिर प्रयाग जी ने बताया उनको, स्वामी जी को, कि नहीं नरेंद्र कुछ लिखते हुए है और फोक सॉन्ग। बोले बहुत अच्छा है, क्योंकि उनका तो एक विशाल व्यक्तित्व था स्वामी जी के। आदिवासी से लेके सभ्य समाज से लेके पढ़े लिखे सारे चीजों में वो थे रमे हुए। और अंततः
उन्होंने कहा है और मैं फिर शुरू होना पड़ा मुझे। और मैं जो गाना सुनाया था वो मेरा ही लिखा हुआ था, मगही में था। उसका 2 लाइन मैं आपको बता देता हूँ। जी जी बिल्कुल। और क्योंकि मित्रों हम लोग द लास्ट पार्टी के बहाने स्वामी जी को याद कर रहे हैं, तो आज जब वही बैठकी यहाँ पर है, ये 3 लोग, ये त्रिमूर्ति हमारे पास बैठी हुई है, तो उसको हम रिक्रिएट भी कर रहे हैं और उस गाने को सुनते हैं। आप अपना टेबल लीजिए और गाना शुरू कीजिए। अरे टेबल नहीं, विनोद जी नहीं, प्लीज प्लीज। अरे भाई संभव, प्राग के मोबाइल नेशनल में गैलरी संभव में, नहीं है। अरे नरेंद्र जी, प्राग की नेशनल गैलरी में आपको हमने तबला बजवा दिया, तो यहाँ तो नहीं नहीं, वो ऑडियंस ठीक है, लेकिन ये संभव नहीं है सर। हम गा नहीं देते नहीं, हैं वो जरूर, नहीं, लेकिन गा रहे वो जो आपने गाया था वो, उस पर उनका कमेंट भी इम्पोर्टेंट था, तो आप जरा उसको गाइए। हैं। जी। और मैं बिल्कुल, आप तैयार होइए। और मैं मित्रों को बतला दूं कि इसकी चर्चा अपनी जीवनी में प्रयाग जी ने की है। स्वामीनाथन एक जीवनी में इसकी विस्तार से चर्चा भी की है प्रयाग जी ने। हम उस अंश को भी बाद में रखेंगे, पहले हम वो हम चित्रकार गायन के सुन लें। मुख से जानना चाहें कि इन्होंने क्या गाया। हाँ बिल्कुल जी। तो वो मगही का गीत यूं था। उगलई छितजबा से भोर के किरनिया रामा, भोर के किरनिया जोर भेलैना, ई वाह धरती के शरीरिया जोर भेलैना, ई धरती के शरीरिया जोर भेलैना। हरियर धरतिया लगो है दुलहिनिया, गेहुआ के बलिया कमर के कर धनिया, हथवा में हंसिया ले ले निकलल कमिनिया से निकलल कमिनिया, सबके शरीरिया पर अलै जबनिया जोर भेलैना, ई धरती के शरीरिया जोर भेलैना, ई धरती के शरीरिया जोर भेलैना। तो ये था वाह पहला क्या बात। क्या बात। गाना। वाह और जी। उसके बाद एक दो और गाने हुए, लेकिन स्वामी जी का कहना हुआ कि कुछ तुम बिहार से हो तो बिहार का कुछ अलग तरह का, जो वहां का एकदम ही लोकल हो, फोक हो, गीत उत हो, या कुछ सुनाओ। तो मैं चूंकि गांव से रहा है और गांव में मतलब कि सारी तरह का तीज त्योहार शादी विवाह सब देखे हैं, और शुरू से लगाव रहा स्टेज से, रंगमंच से मेरा बचपन से लगाव रहा है। और मेरे गांव में बहुत पुराना नवयुवक नाट्य परिषद जो दुर्गा पूजा समिति का है, काफी पुराना है, आज तकरीबन उसको 54 साल हो गया। तो लगे रहे, तो मुझे कुछ चीज याद था, तो मैंने बोला कि स्वामी जी एक विदाई गीत है। अब मैं बोल तो दिया, तो बोले क्या कहाँ से सीखे हो। मैंने बोला मैं माँ को गाते सुनता था, और शादी विवाह में वो गाया जाता है, बहुत प्रचलित गीत है। तो आ, वो गीत तो बोले कि सुनाओ। तो वो गीत मैंने गाया। जी हालांकि जी मैं चाहता नहीं हूं वो गीत को गाना कभी भी, क्योंकि इसी गीत के बाद फिर स्वामी कभी नहीं मिले। और ये मुझे जिंदगी भर मलाल रहता है इस गीत के साथ, कि बड़ा अजीब हुआ। क्योंकि उसके बाद उन्होंने वादा भी किया था कि मैं आप तुम्हारे गांव जरूर चलूंगा, और मतलब घर चलूंगा और माँ से मिलूंगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन खैर खैर, उनकी याद में है और उनकी इच्छा था, तो मैं जरूर सुनाता हूँ। और बहुत टिपिकल और बहुत जगह उसको गाया जी जाता है। सर। बड़ी रे जतन से हम सिया धिया के पोसलू, से हो रघुबर ले ले जा, कौने रंग डोली
लाली रंग डोलिया सवले रंग कहर सबुजे रंग ओहर बा श्यामल रंग बती चोरे का। बस सरपंच जी, नहीं, इसको यही क्या बात। इसका अर्थ भी तो बता दें, कई लोग तो जानते हैं लेकिन जो मित्रगण इस बोली को उस तरह से उस परिचित नहीं है, तो हम लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा आम लोगों के लिए जो इस बोली से कम परिचित हैं, थोड़ा इसका अर्थ भी बतला दें जी। हाँ, क्या मतलब? इस कई लोग इस बोली से परिचित नहीं है, इस भूगोल ये विशेष ये एक्चुअली हमारे बिहार में जो गया बेल्ट से लेके नवादा तक है, जो गया से हट के नवादा जिला बना है, वहां जो मगध मगही भाषा होता है, तो ये मगही भाषा में आता है। और ये हिंदी को एक तरह से कहा जाए कि थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है। जो हिंदी है खड़ी हिंदी, उसमें से जैसे भोजपुरी अलग हुआ और मैथिली अलग हुआ, तो मगही ये गया के तरफ से नवादा तक, जो झारखंड के बॉर्डर तक है, वहां का ये बोली है मगही। तो वो मेरा लोकल भाषा है, तो जाहिर है कि काफी सारी चीजें तो ये उसी पे है। और विदाई गीत के क्या वो हैं, मतलब बेसिक इसमें लाइन? सिर्फ इसमें जब बेटी विदा हो रही होती है तो गाया जाता है कि मतलब अपनी बेटी को हम इतने ढंग से पाले पोसे हैं, सारा कुछ किए हैं, और देखो एक अनजान आदमी आया और वो लेके जा रहा है। तो फिर उसके बाद उसका सारा चीज डिस्क्रिप्शन होता है कि भाई कैसा रंग का डोली लेके आया, कैसा रंग का कहार है, कैसे रंग के उपहार हैं उनके। पहले तो डोली ही चलता था ना, तो कैसे रंग के हैं। इसके आगे के जो लाइन है उसमें है कि अब किस किस को दुख हुआ, माँ कहाँ रो रही है, पिता कहाँ अफसोस कर रहे हैं, भाभी कहाँ कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब हृदय विदारक और एक तरह से कहा जाए बहुत ही सेंटिमेंटल सॉन्ग है ये विदाई गीत। और ये बहुत ही पुरानी, आज के नहीं है, तकरीबन हमको लगता है कि आजादी उजादी के पहले, काफी पहले से बहुत पुराना ये गीत है, जो इसको गाया जाता ही जाता है। और ये अब गाने वाले जो नए पीढ़ी है या मतलब मिडिल एज ग्रुप है, वो तो अब गाते नहीं, लेकिन कोई अगर बुजुर्ग है या कोई सीखा है, तो चूंकि मैं माँ से सुनता रहा है और नानी से, तो मुझे गाने याद हो जाते थे, इसलिए मुझे याद है ये गीत। तो अर्पण जी, ये आप है। उस पेंटिंग को दिखाइए दर्शकों को, हाँ, पेंटिंग दिखाता दिखाइए हूँ इनकी, जी जी, तो बिल्कुल। उससे आइडिया मिलेगा। अब इतनी बात हुई है उस पर। जी हाँ, और इससे पहले कि हम उस द लास्ट पार्टी की पेंटिंग को देखें, उसके पहले एक दो बातें और, जो बात अपनी जीवनी में प्रयाग जी ने भी लिखी ही है कि किस तरह पुत्रियों को प्यार करते थे जय स्वामीनाथन। और जब उनके छोटे पुत्र हर्षवर्धन जी से मेरी बात हो रही थी, तो वे भी इस बात को कह रहे थे कि वे चाहते थे कि उनके यहाँ कोई बेटी हो, मगर दो बेटे हैं उनके। तो ऐसे में वे अपने दूसरे चचेरे भाइयों और बहनों की बेटियों को भी अपनी बेटी मानते रहे। और यहाँ पर एक बेहद रोचक प्रसंग अपनी इस जीवनी में प्रयाग जी ने भी यहाँ पर वह बात लिखी है। मैं जब पुत्री की बात चल रही है तो वह हिस्सा पढ़ देता हूँ इस जीवनी से, प्रयाग जी लिखित इस जीवनी से। उसके बाद फिर हम उस पेंटिंग को दिखलाते हैं, उसमें सुनते हैं नरेंद्र जी को। प्रयाग जी लिखते हैं, मित्रों, यही यह याद कर सकते हैं कि स्वामी की बड़ी इच्छा थी कि उनकी एक बेटी भी होती। कई बार स्वामी प्रयाग शुक्ल और ज्योति शुक्ल से कहते कि आपकी दो बेटियां हैं, मेरे दो बेटे, आप एक बेटा मेरा ले लो और एक बेटी हमें दे दो। हम सब ये तो था। जी, हम ये सब तो मुस्कुरा उठते, पर कुछ विनोद पूर्वक कही गई उनकी बात में उनकी इच्छा की सच्चाई भी झलक उठती। और फिर बाद में उस बैठकी के बाद किस तरह से एक दुखद घटना घटी, वे स्वामी हमारे बीच नहीं रहे, वह सब बातें आती हैं। तो मैं अभी जो विनोद जी कह रहे हैं कि हम लोग उस पेंटिंग को देखते हैं, स्क्रीन पर लेते हैं,
और मित्रों यह भी बतला दूं कि वह पेंटिंग प्रयाग जी ने ली नरेंद्र पाल सिंह जी से, फिर कहीं और भी उस पेंटिंग की यात्रा हुई, तो उस पर हम लोग प्रयाग जी को ही सुनेंगे। पहले हम इस पेंटिंग के बाबत नरेंद्र जी को सुनते हैं। जी नरेंद्र पाल सिंह जी। अब स्वामी जी के अचानक इस पार्टी के 4 दिन बाद चले जाना, और जाने के बाद मुझे वाकई, क्योंकि उनसे उस रात की पार्टी के बाद अचानक 3 दिन के बाद ये खबर मिली, और मुझे जैसे लगा कि सब कुछ, पता नहीं, वो विदाई गीत शायद नहीं गाते तो शायद वो आज होते, और मैं खुद को ही नहीं माफ कर पा रहा था। और इस बात को लेके मैं बहुत इतना अंदर से दुखी हो गया था कि मैं, मेरे एक जानने वाली थी सुजाता चौहान, ब्यूरोक्रेट थी, उनसे मैंने कहा कि मैं कहीं बाहर जाना चाहता हूं, तो उन्होंने बोला कि मसूरी के ऊपर लाल टिब्बा है, वहां पर मेरा बंगलो है, तुम जाओ 1-2 महीना वहां काम करो, अपना सामान उमान ले लो, चले जाओ। मैं चला तो गया, उतना खूबसूरत जगह था, सारा कुछ था, गर्मी का टाइम, दिल्ली तप रही थी और मैं लाल टिब्बा में था, लेकिन ये यादें, ये पार्टी, स्वामी जी कही बातें, उस रात की गुजरे हुए सारी एक एक क्षण, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और हर पात्र मेरे चारों तरफ हमेशा भीड़ की तरह दिखते थे। तो मैंने सबसे पहले वहां शुरू किया इस पेंटिंग को बनाना। एंड मुझे ज्यादा इसलिए नहीं सोचना पड़ा कि कलर से लेके, पहनावा से लेके, बैठने का स्टाइल से लेके, सारी चीजें मुझे एक एक चीजें याद थी। तो मैंने बस कैनवस बिछाया, और चूंकि मैं स्ट्रेच करके काम नहीं करता हूँ, जमीन पे बिछा के करता हूँ, और बस सारा कुछ मैं बना डाला, चाहे वो लैंप पोस्ट हो, वो कोई टेबल। इस घटना में, गाना गाने के घटना में, अमिताभ जी को एक नुकसान भी हो गया था, एक टेबल टूट गया बजाते बजाते। तो स्वामी जी बोले कोई बात नहीं अमिताभ, दूसरा टेबल लाओ, लेकिन बजाएगा ये टेबल। तो मतलब ऐसा भी हुआ है कि टेबल ही टूट गई थी। तो वो इस, जो इस, गांवों में जब लौंडे लोग नाचते थे तो कितनी जोर से नाचते थे कि तख्त के कि तख्त टूट चौकी जाते टूट थे। जाता था। हाँ, चौकी टूट जाता है। नहीं नहीं, वो जी तो टूट, अब देखिए पैरों में जान होगा और हाथों में जान, तो फर्नीचर तो टूटेंगे। जी जी तो इस पेंटिंग को बनाने के बाद जैसे मेरे मन में लगा कि मैंने स्वामी जी के लिए अपने दिल से एक, होता है ना कि एक श्रद्धांजलि रूपी फूल मैंने निकाला अपने अंदर, वो वही लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद प्रयाग जी देखे, विनोद जी देखे, प्रयाग जी को ये पेंटिंग बहुत अच्छा लगा, तो बाकी के तो प्रयाग जी ही बताएंगे, मैं क्या बताऊं। नहीं, इसमें प्रयाग जी और इसमें प्रयाग, आपने मेरे हाथ में गिलास बहुत बड़ा दिखा दिया है। काफी थोड़ी रंग का गिलास नहीं काफी नहीं, मोटा सा दिख रहा नहीं है। नहीं, आप देखिए, आपको अपना गिलास बड़ा लग रहा है, लेकिन बाकियों का गिलास छोटा है पर दारू ज्यादा है। नहीं, ये इसके डिटेल कभी नहीं कभी, दिखा सकते आप अर्पण जी? नहीं नहीं, ये कभी कभी हाँ गिलास बड़ा दिखाना बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें विनोद जी भरा हुआ कितना, विनोद खाली कितना, ये मैं जरूरी ये कह रहा हूँ कि इस पेंटिंग के डिटेल नहीं दिखा सकते। हम फुल स्क्रीन करते हैं तो इतना ही आता है, इतना ही आ पाएगा, कुछ सीमाएं हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर जी क्लोज अप में कुछ इसके शॉट दिखा सकते तो ज्यादा अच्छा लगता है। जी खैर, मैं नरेंद्र पाल सिंह जी से ही कहता हूं कि थोड़ा सा इसके डिटेल्स में भी कुछ इसकी बात करें कि कैसे कैसे कौन कौन लोग किस तरह बैठे आप हैं, क्या देखिए, उसकी। जो जी ऊपर से है वहां लैंप पोस्ट है, एक जी जी चेयर था, उस पर लाल स्वामी जी बैठे हुए थे, उसके पीछे लाल पिल्लो था, उसके बगल में कुछ चीजें रखा हुआ था, उसके बगल में मैं बैठा हुआ था, टेबल बजा रहे थे, उसके बगल में संजीव बैठे हुए थे, संभवी बैठे हुए थे, उसके बाद नहीं, संजीव उधर नहीं थे, उसके बाद रेणु जी इधर फ्रंट में बैठी हुई थी, फिर नीचे के रो में परमजीत सिंह है, अर्पिता जी बैठी हुई हैं, शमशाद भाई बैठे हुए हैं कॉर्नर में, नीचे का कॉर्नर में, लेफ्ट साइड में। तो सारे लोग, मतलब तकरीबन तकरीबन मैं कैरेक्टर हल्का सा पकड़ा था,
क्योंकि मैं रियलिस्टिक तो कर नहीं रहा था, माहौल को क्रिएट किया था वहां पे। जी जब ये बड़ा होता तो आप देखते कि गिलास सबके हैं, और वो क्या कहा जाए, स्नैक्स के लिए खीरा से लेके बाकी चीजें भी प्लेट पे है। और मैं तो प्रयाग अपना जी का हाथ जो है कहीं जा रहा है, इशारा कर रहे हैं कुछ और जिनको धूम्रपान करना होता था वो उठ के बाहर जाते थे, और हम लोग वहां पे वायु प्रदूषण करके आ जाते थे। उसमें हमको सबसे साथ मिलता था स्वामी जी का, दोनों जाते थे, एक्सचेंज प्रोग्राम चल ही रहा था और जी मजे करते थे। जी, बहुत ही मतलब कहिए कि एक उस भाव के साथ एक कद्दावर व्यक्तित्व को खोने का दुख, और उस बैठकी का जो लाइवनेस था उसको याद करते हुए उस पूरे दृश्य को जीवंत करता हुआ यह चित्र बेहद खास चित्र। और हम अब प्रयाग शुभ जी से निवेदन करते हैं कि वे इस चित्र के बाबत कुछ कहें, और उन्होंने तो स्वयं नरेंद्र पाल सिंह जी से यह चित्र प्राप्त किया, तो इस पर कुछ प्रयाग जी कहें। वे थके हुए हैं मित्रों, एक लंबी बैठकी दिल्ली में थी, उस मीटिंग से निकल कर आए हैं, दूर की यात्रा करते हुए दिल्ली से ग्रेटर नोएडा की, फिर भी वो हमारे अनुरोध पर आज उपस्थित हैं। तो उनका एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं और अनुरोध जी करता जी। हूं कि वे भी कुछ कहें। प्रयाग कर्ण जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ हाँ। रही है, आ रही है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज नरेंद्र हैं, विनोद जी हैं और ये चित्र है। मैं असल में आज मधुलिमय जी की जन्म शताब्दी पूरे साल मनाई गई थी, आज का समापन था। आप जानते हो कि एक बड़े समाजवादी नेता, और हम लोगों को ने जिनको देखा, जिनसे बातें की, लोहिया के बाद हम लोग उन्हीं को मानते थे काफी। और बुद्धिजीवी थे वे, बड़े संगीत प्रेमी, कला प्रेमी। उसकी कुछ याद आज वहाँ अशोक वाजपेयी ने की कि कैसे निर्मल को थोड़ा अचरज सा हुआ था कि अरे इतना संगीत नृत्य के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो बहरहाल वहां से लौटा हूँ थोड़ी देर पहले। 3 घंटे चली वो सभा, काफी लोग बोले। तो ये कहना है इस पेंटिंग के बारे में कि जब मैंने पेंटिंग देखी तो मुझे लगा कि ये मेरे पास होनी चाहिए। इसके बाद तो मैंने नरेंद्र से कहा कि मैं पूछा उनसे कीमत, तो बोले कि 20,000। तो अब आप सोचिए, 95 में 20,000, कम से कम 2 लाख रुपए के बराबर, तो ज्यादा भी हो सकता है। तो मैंने नरेंद्र से कहा कि भाई ये मैं लूंगा, मैं एक पेंटिंग, लेकिन इंस्टॉलमेंट में मिलेगी, इसलिए लूंगा मैं। तो नरेंद्र तैयार हो गए। तो 5,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से ये पेंटिंग खरीदी गई। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने खरीदी, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मेरे पास रहे। फिर ये भी लगता रहा कि मैं इसको संभालूंगा, देखता रहूंगा जब तक ये मेरे पास रहेगी, और हम लोग देखते रहेंगे, मित्र लोग देखेंगे। पर इसको जाना चाहिए किसी संग्रहालय। वो सुयोग भी आया, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो एक दिन कुंवरनारायण जी घर आए थे, आते थे बीच बीच में। तो ये हमारे बेडरूम में बहुत दिनों तक ये टंगी रही थी। तो एक दिन कुंवर जी ने देखी ये पेंटिंग और बोले कि अरे, आप लोग इतने लोगों के बीच में आप लोग सो पाते हो? तो वो इतने वो बात इनकी मुझे याद रह गई है। तो कई तरह से इस पर टिप्पणियां होती रही, बहुत लोगों ने देखा। अब इसमें से स्वामी नहीं है, भवानी जी नहीं है, संजीव नहीं है, शमशाद नहीं है, ये बहुत भी याद लोग, आती बहुत है। लोग। तो ये, और नरेंद्र सचमुच बेचैन हो गए थे। जैसे बाद में उन्होंने बताया कि पेंटिंग उन्होंने किस मनस्थिति में बनाई थी। और मेरे, अगर मैं भूलता नहीं हूँ, तो जीवनी में भी उसका जिक्र है कि उन्होंने शायद मसूरी में बनाई थी ये, मसूरी हाँ देहरादून हाँ, में। लाल टिब्बा, लाल टिब्बा मसूरी से ऊपर है 2 किलोमीटर, हाँ, लाल टिब्बा में। तो मुझे याद है। और जीवनी में मैंने नरेंद्र से, जब जीवनी लिख रहा था, तो फिर नरेंद्र से मैंने इसका पूरा जानना चाहा था। तो गीत भी इनसे लिखवाए दोबारा, ताकि वो ठीक से छपे। और तो फिर ये अंत में पेंटिंग अब गई है। वो बताना चाहता हूँ, तक्षशिला हमारे संजीव जी, जिन्होंने बहुत सारे काम इस बीच किए हैं,
सिवान में एक बड़ा कला केंद्र बनाया है, भोपाल में एक तारा नाम की इतनी बड़ी संस्था, पूरी इमारत और संस्था बनाई है, शांति निकेतन में एक जगह ली है। तो तक्षशिला नाम से पटना से कुछ दूर, शायद 30 किलोमीटर दूर, एक बड़ा केंद्र उन्होंने बनाया है, वहाँ एक संग्रहालय भी होगा। ये पेंटिंग जब उन्होंने भी देखी, उनको कभी चर्चा उनसे हुई, तो बोले हाँ ठीक है, ये हमको दे दी। तो ये पेंटिंग उन्होंने खरीद ली संग्रहालय के। ये इसकी कहानी है। और ये बरसों फिर मेरे भोपाल वाले घर में भी लगी रही, और जो लोग भी आते थे वो देखते थे। अखिलेश भी आते थे, मेरे ख्याल में यूसुफ ने भी देखी है। जो लोग भी आते थे घर में, भोपाल वाले घर में या आए हैं, उन्होंने देखी है। दिल्ली में बहुत लोगों ने देखी है। ये एक बार प्रदर्शित भी हुई आईआईसी में। हम लोगों ने शायद स्वामी की स्मृति में या शायद भवानी जी की स्मृति में कुछ किया था, जब वो नहीं रही हाँ, थी, वहां पर डिस्प्ले हुआ था। वहां पर डिस्प्ले हुई थी, इसकी याद है। तो इस पेंटिंग के साथ मेरा इतना जुड़ाव रहा कि आप देख रहे हैं कि मुझे बहुत सारी चीजें याद है। इसमें एक चीज और कहना चाहती हूँ, जो कि पता नहीं मैंने जीवनी में लिखी कि नहीं, पर उसको शेयर कर लेता हूँ आज, मौका है। स्वामी अक्सर आप लोग बहुतों को याद होगा, और नाड़ी देखते रहते थे दिन भर में, कई बार नाड़ी पर उनका हाथ जाता था। तो एक जिस दिन कविता पाठ था, शायद उसी दिन की बात है, आईफेक्स में शो हुआ था। तो मैं स्वामी से मैंने कहा कि स्वामी आपके लिए गाड़ी भिजवा दें, मतलब मैंने सोचा रेणु से कहूँगा, वो गाड़ी भिजवा देंगी। तो स्वामी बोले नहीं नहीं, आप आप लोग व्यस्त हो गए, मैं टैक्सी करके आ जाऊँ। तो टैक्सी करके आए, मैं बाहर उनकी वेट कर रहा था, मालूम था कि स्वामी आने वाले हैं। आते ही मुझसे बोले जो बात उन्होंने कभी नहीं कही थी, और उस तरह से नहीं कही थी, कि प्रयाग जी बहुत, इस पर भी कुछ बदला हुआ था, तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो बात दोनों 2-3 बार की थी। तो जब वो नहीं रहे थे, तो मुझे लगा कि क्या उनको कोई पूर्वाभास हुआ था कि कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि वो उन लोगों में से नहीं थे जो इतनी आसानी से कह दें कि हाँ नहीं, हाँ, और उसको व्यक्त कर दें कि तबीयत ठीक नहीं है। बहरहाल वो पार्टी हुई, लास्ट पार्टी, विनोद जी ने इसके बारे में बताया ही, और ठीक ही उन्होंने कहा कि लास्ट वो इस अर्थ में है। तो स्वामी का वो पूरा मूड उस दिन का याद आता है। वो विदा गीत सुन करके देखिए, फिर वो बात जुड़ती जो मैं कह रहा था। वो बार बार नरेंद्र से कहे वो विदा गीत सुना। तो ये हाँ, 14 विदाई अप्रैल की पता नहीं इतना हाँ, दबाव डाले क्या। और इसीलिए तो मुझे दुख हुआ था कि विदाई गीत, और फिर जब मैंने पूरा सुना दिया, बोले अच्छा 2 लाइन 4 लाइन फिर से गाओ तो। और पर उसके बाद नरेंद्र जब 3 बार, पर नरेंद्र वाकई कितना अच्छा बहुत। हुआ कि आपने पेंटिंग बनाई, वो है, अब वो संग्रहालय में रहेगी। मैंने कहा था संजीव जी से, ये एक तरह से ऐतिहासिक पेंटिंग है। ऐतिहासिक इस अर्थ में भी कि वो इतने लोग हैं, वो शाम, उसका पूरा तो मैंने लिख कर दिया था, और अब तो नरेंद्र की जी किताब जी में भी वो पेंटिंग आ गई है, तो बहुत अच्छा जी। हुआ है। तो स्वामी कि वो का विदा गीत सुनना बार बार, और सचमुच बहुत अच्छी पेंटिंग है। मैं कहूँगा आज जरा कम लोग बनाते हैं इस तरह की पेंटिंग है, कि वो लास्ट सफर वाले अंदाज में, कि ये कौन कौन लोग हैं। हालांकि नरेंद्र ने सोच कर नहीं बनाया था, लेकिन वो सचमुच लास्ट सफर वाली पेंटिंग ही बन गई, कि स्वामी की वो अंतिम एक बड़ी पार्टी थी। और वो पार्टी अमिताभ के घर में हुई थी। मैं अपने घर में रखना चाहता था, क्योंकि ये, और ये तय हुआ था कि उस दिन असल समापन था 14 अप्रैल। तो जैसा कि दिल्ली में हम लोग करते हैं कई बार, और, और अन्य जगहों में भी ऐसा होता ही है कि एक पार्टी तो पहले दिन होती है, जो हाँ, एक ओपनिंग समापन दिन। वाले, हाँ रिसेप्शन होता है, ओपनिंग रिसेप्शन, और एक समापन पर भी। बल्कि राम कुमार जी तो मुझे याद है कहते थे कि पेरिस में उनका बड़ा जोर इस पर रहता था। 2-4 बार उन्होंने मुझसे कहा कि समापन पर भी कुछ होना चाहिए। तो फिर मैं समापन पर भी कुछ रखने लगा था। तो समापन वाले दिन की बात है, तो फिर अमिताभ ने हठात कहा कि नहीं नहीं, आप आज हमारे यहाँ रखो, क्योंकि उनका आशय ये था कि इस बीच में कई बार जब तक शो चलता रहा, तो हमारे यहाँ मित्र लोग बीच बीच में मिलते थे, इकट्ठा तो नहीं, पर कभी हम्म 2 आ गए, कभी 4 आ गए वहां से, गैलरी से।
और जैसा कि नरेंद्र ने कहा, उसकी भी याद कर लेता हूँ। ये एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी जिसमें मान लीजिए हुसैन थे, केजी थे, केजी सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, गाय तोंडे, राम कुमार, सारे जयराम सारे पटेल, जितने भी। स्वामीनाथन, भूपेन खक्कर, उसमें कौन नहीं था। और मंजीत बाबा की बहुत बड़ी पेंट ड्राइंग थी। तो और सब यूतर लोग उसमें, सुबोध गुप्ता भी थे। तब सुबोध हाँ को लोग इतना नहीं जानते थे। और उसमें सुनीत गिल्डियाल, यूतर लोगों में यही थे, नरेंद्र थे। तो एक सचमुच जो बड़ी अच्छी प्रदर्शनी हुई थी। और तो स्वामी उससे बड़े प्रसन्न भी हुए थे। एक घटना और याद आती है, उसको भी शेयर कर लेता हूँ। क्योंकि जब ये तारीखें तय हो गई, रेणु जी ने तय की तारीखें, ये प्रदर्शनी शुरू शायद अप्रैल में ही कभी शुरू हुई थी, 4 अप्रैल को मेरे ख्याल। तो स्वामी को याद आई कि अरे वो तो अभिषेक पोद्दार का एक बड़ा बड़ा कैंप है बेंगलोर में, और मंजीत को और उनको वहां जाना है। तो ये सुनकर जब स्वामी को, और जाहिर था वो ड्राइंग्स दे चुके थे मुझे, तब तक तारीखें तय नहीं थी। तो मंजीत से मेरे सामने उन्होंने कहा, अरे मंजीत, प्रयाग का शो है इतना बड़ा, वो टिकटें लौटाओ। अब देखिए ऐसे व्यक्ति थे, हम लोगों के लिए इतना प्रेम था कि मंजीत ने वो टिकटें लौटाई। तो फिर गए थे उसमें, लेकिन 2-4 दिन बाद गए, फिर आ गए थे 2-4 दिन। तो ऐसा कितना कुछ है, क्या बताऊं। और उससे कितना कुछ लोगों को मिला, विचार के स्तर पर, बातचीत के स्तर पर, और कविताओं के प्रसंग से कितनी चीजें उनसे मिली हैं। और कितना ज्यादा उनका, देखिए ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कहता हूँ, मुझे बड़ा अचरज होता कि कोई व्यक्ति जिसके मान लिए 100, 200, 400 तो बिल्कुल एक ऐसे लोग हों जिनको ये कि उसके करीबी है। वो तो थे स्वामी के, इतने युवा लोग, उनकी अपनी पीढ़ी के लोग, उनसे पहले की पीढ़ी वाले। अब देखिए सुजा ने, पैसे भी थी, लेकिन सुजा ने ही तो एक बड़ा कैनवस बनाया जिसमें भवानी और स्वामी जी के पोर्ट्रेट हैं। और हुसैन से उनका जो रिश्ता था, राम कुमार से, और एकदम यूतर लोगों से। तो मैं कहना ये चाह रहा था, और ये लिखा भी है मैंने, कि बहुत अचंभा होता है कि एक व्यक्ति कैसे कर लेता है कि लोग कहें कि मैं ही उनके सबसे निकट हूँ, और सबका दावा सही होगा। कोई बच्चा भी कहे कि मैं सबसे उनके निकट था। अब जैसे शांति भाई तो उनके निकट थे ही, वो कह सकते हैं स्वामी को तो मैं ही जानता था, वही मेरे निकट थे। रामकुमार जी कह सकते थे, उनको सब जानते थे और वो सबको जानते थे। निर्मल कह सकते थे, बल्कि बेटियां कह सकती थी मेरी, या मनु पारेख की, या मैं परमजीत और अर्पिता की, कि स्वामी को तो मैं ही जानती हूँ। और उसका दावा गलत नहीं होता प्रयाग इन लोगों का। प्रयाग जी, इतना विशाल उनका हृदय था कि सब समाने के बाद भी कुछ कमरे खाली रह जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फिर से आपको एक तरह से बधाई देता हूँ आज मैं नरेंद्र को इस अवसर पर, फिर से, कि कितना सुंदर अरे इन्होंने सर, काम किया, बहुत बहुत। कि जी वो बिल्कुल पेंटिंग बिल्कुल। बची रह गई। और उसके जी रंग आप जी देखिए, उसकी बाकायदे ये नरेंद्र ने कैसे, एक तरह की फोटोग्राफिक इमेज है वो, कौन कहाँ बैठा है ये भी इन्होंने याद से बनाया है। किस जगह कौन बैठा है, उसने क्या पहना हुआ है, और उसकी वेशभूषा क्या है, वो बिल्कुल उसके अनुरूप है। आप देखो सभी लोग, और सबकी मुद्राएं हैं, और बड़ी सुंदर मुद्राएं हैं। तो इसमें तो मेरा परिवार उस दिन, वर्षिता नहीं थी, लेकिन अंकिता थी, और ये मेरी पत्नी थी, ज्योति थी, और भवानी जी थी। मैं क्या करूं, कितनी चीजें याद करूं इस पेंटिंग को लेकर के। और जैसा कि आपको बताया ही, बरसों बरस हमने इसको देखा है। 95 में पेंटिंग मैंने खरीदी थी, और अभी कोई 2-3-4 एक साल पहले, मतलब मान लीजिए 2018 में शायद ये मैंने तक्षशिला को दी। तो 18 और 5, करीब 22-23 बरस इस पेंटिंग के साथ 23 वर्ष रहा हूँ। सर, 23 सर, है 23 साल। हाँ। तो ये इतने साल रहा हूँ, मित्र मित्र रहे हैं। और अभी हम देखिए, हाँ ये भी बता दूं कि ये अभी उस दिन
संजीव जी बता रहे थे कि जल्दी ही तक्षशिला के उस कला केंद्र का उद्घाटन होने वाला है, तो कोशिश रहेगी कि वहां जाएं और फिर से इस पेंटिंग को देखें। आपने पेंटिंग दिखाई, बहुत अच्छा लग रहा है। और जी मित्रों जी, हम लोग आगे इस बातचीत को बढ़ाते हैं। और इसके पूर्व जब जीवनी की बात हुई, प्रयाग जी लिखित जीवनी की बात हुई, तो इसमें एक जगह पर वे नरेंद्र पाल सिंह जी को उद्धृत भी करते हैं। मैं उस हिस्से को पढ़ता हूं। वह हिस्सा जो चिड़िया पेड़ पहाड़ वाली सीरीज है स्वामी जी की, तो उसके संदर्भ में इनकी राय को बातचीत में कही गई नरेंद्र पाल सिंह जी की राय को इस जीवनी में भी लेते हैं। मैं उस हिस्से को पढ़ता हूं। प्रयाग जी लिखते हैं, यहाँ हम स्वामी के चिड़िया पेड़ पहाड़ वाले कामों पर कलाकार नरेंद्र पाल सिंह की एक टिप्पणी दर्ज करना चाहते हैं जो उन्होंने बातचीत के दौरान एक दिन की थी। वे उस सीरीज के काम पर थोड़ी देर तक बोलते रहने के बाद रुके और फिर बोले, देखिए स्वामी के इस सीरीज के जो काम हैं उनमें पहाड़ प्रकृति के दिल की तरह व्यक्त हुआ है। स्वामी का लगाव आप जानते हैं प्रकृति के साथ, अनंत सृष्टि के साथ बहुत गहरा था। वह मानो उसी के रहस्य में जीवन का कला का रहस्य भी खोजा करते थे आदि। और इस पर आगे लिखते हैं प्रयाग जी कि नरेंद्र की यह टिप्पणी भावनात्मक थी, चाक्षुष स्तर पर किसी बोध को ग्रहण करने का संकेत थी, पर पहाड़ को दिल का रूपक बनाकर जो कुछ उन्होंने व्यक्त करना चाहा था अपने अनुभव और बोध के स्तर पर, वह सहज ही हम तक पहुंच रहा था। तो यह एक बात हुई। लेकिन एक बात और जो कल इन्होंने कही, मैं उसको कोट कर रहा हूं, अपने यूसुफ जी ने कल वह बात कही थी सूजा के बहाने कि संभवतः इन्हीं पेंटिंग्स को लेकर उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में यह बात कही थी कि स्वामी जे स्वामीनाथन एक लैंडस्केप पेंटर है, जिसमें काफी विचलित हुए। और बाद में स्वामी ने कुछ ऐसे चित्र बनाए जो उनके प्रारंभिक दिनों के चित्र थे, जो अलग किस्म के चित्र थे। तो इस पर नरेंद्र पाल सिंह जी क्या कहते हैं या हमारे दूसरे वक्तागण क्या कहते हैं, हम इस राय को भी लेते चलते हैं। नरेंद्र पाल सिंह जी। स्वामी को अगर कहा जाए कि एक लैंडस्केप पेंटर थे या किसी वर्ग में स्वामी के काम को बांटा जाए, तो मैं इससे सहमत कदापि नहीं होऊंगा। उनके काम लंबे समय से देख रहे हैं, उनके जाने के बाद भी और जब थे तब भी। स्वामी चीजों को अपने कविता में हो या पेंटिंग में हो, हमेशा स्वामी क्या करते थे कि वो पेड़ पहाड़ चिड़िया, चाहे वो प्रकृति सुंदरता हो, व्यक्ति का आचरण हो, व्यक्ति का व्यवहार हो, वो पहले आत्मसात करते थे। आत्मसात करने के बाद अगर किसी पेंटिंग में डिस्क्रिप्शन देखा जाए या स्वामी के काम को बड़ा ध्यान से देखा जाए, बहुत बहुत ही बृहद और बहुत सारी चीजें होते हैं। पता नहीं उसको अचानक कहने वाले कह दिए होंगे, अब किस संदर्भ में कहे होंगे मुझे नहीं मालूम, कि लैंडस्केप पेंटर, तो सवाल ही नहीं उठता है। स्वामी की चिड़िया अगर किसी पेंटिंग में मन है तो किसी पेंटिंग में वो बहुत बड़ा उड़ान है, साइंस का एक डेवलपमेंट भी है, वो एक तेज गति का एक परिचायक है, वो हवा है, उसमें कितनी सारी चीजें। कैसे हो सकता है लैंडस्केप? पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं है, बहुत सारे में पहाड़ जो है वो नारी रूप में है, बहुत सारे में अलग अलग रूपों में मुझे उनकी आकृति दिखता है। अब नहीं कोई अगर देखना चाहे तो भाई हम क्या कहें, स्वामी के काम में इतनी गहराई है कि जो जीवन को बहुत करीब से, जिसको कहते हैं ना कि फूल सबने देखा है बागों में खिलते हुए और बाकी चीज, लेकिन फूल को सुबह सुबह जब उसके 2 बूंद पड़ा हो तब स्पर्श करके उस बूंद को देखे तब
फूलों के बारे में, तो स्वामी के काम में इस तरह का होता था। और इसीलिए स्वामी के व्यक्तित्व में भी वो झलकता था, उनके व्यवहार में झलकता था। वो किसी से बात करते थे तो उसमें बनावटीपन या हंसना या बोल एकदम गुस्सा करना, तो वो कहीं से भी अलग नहीं लगता था। उनके अंदर और बाहर एक गजब का ट्रांसपेरेंट था। तो मेरा यह है मानना, शायद पता नहीं। जी जी, उदयन जी भी अपने किसी आलेख में इसको गत्यात्मकता से जोड़ते हैं कि ये गति का परिचायक है उनकी पेंटिंग में पक्षी का होना। उदयन वाजपेयी जी भी कहीं किसी आलेख में इसकी चर्चा करते हैं। विनोद भारद्वाज जी कुछ जोड़ना चाहेंगे कि लैंडस्केप मैं तो पेंटर? एक और बात जिस पर, जो कि 1968 में जब अमेरिका से क्लीमेंट ग्रीनबर्ग, जो क्रिटिक थे काफी चर्चित, और वो एब्स्ट्रैक्शन को काफी अमेरिकन गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही थी, बड़ी बड़ी पेंटिंग बन रही थी, भारत के भी पेंटर बड़े बड़े कैनवास उस तरह के काम करने लगे थे। तो उन्होंने एक लेख लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में। वो लेख मैंने बरसों उसकी कटिंग भी रखी हुई थी। 68 या मेरे ख्याल ट्रेनाले के दिनों में लिखा था वो, जब आए थे सब लोग। और उसमें उन्होंने एक बात पर गौर किया था कि एक्सपोर्टेबिलिटी जो होती है इंडियन आर्ट में नहीं है। मतलब उनका आशय था कि ये तो वेस्ट में जो बन रहा है एब्स्ट्रैक्शन, वही काम यहाँ भी उसी तरह के हो रहे हैं। उनका कहना था कि किसी भी देश में एक्सपोर्टेबिलिटी होनी चाहिए उनकी आर्ट में, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ तंत्र का आधार बना के बहुत से पेंटर नवतंत्र कला में आ गए। तो नवतंत्र कला जो थी, ये उसमें कई अच्छे चित्रकार भी आए, जैसे संतोष थे, जी.आर. संतोष एक अच्छे मतलब उस कैटेगरी के आर्टिस्ट हैं। लेकिन वो जो उसमें उन्होंने बहस का मुद्दा यही था कि हम लोग इंडियन आर्ट में ये एक्सपोर्टेबिलिटी के चक्कर में क्यों पड़े। आप उनकी कला में वो है, एक्सपोर्टेबिलिटी नहीं है। वो पहाड़ी पेंटिंग से भी प्रेरणा लेते हैं, आइडियाज भी हैं उनके पास। तो मतलब वो ऐसे नहीं हो, ये जो अब देखिए पेंटिंग लैंडस्केप, इनर लैंडस्केप भी बहुत सी चीजों को कह दिया जाता है, वो तो कहने की अलग बातें हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी वो जो सीरीज है वो तो बड़ी पावरफुल थी 70s में। और बाद में जो उन्होंने आखिरी दिनों में जिस काम जैसा शुरू किया था, शायद वो बहुत इनर लैंडस्केप था जो आदिवासी जीवन से जुड़ा हुआ था, और वो उसमें ज्यादा काम नहीं कर पाया। क्योंकि वडेरा का एक मुझे शो, जो उनका आखिरी शायद शो था, उसका मुझे याद है कि वो बहुत पावरफुल शो था। यानी कि जो मैंने शो 74 में देखा, 75 में देखा था लुमिनस में, चिड़िया और पहाड़ वाली सीरीज का। अब तो देखिए स्वामी की बहुत सी नकली पेंटिंग, अब तो ये दुर्भाग्य है बाजार का, तो उनके चिड़िया और पहाड़ की पेंटिंग के पता नहीं कितने कितने घटिया वर्जन में कभी देखता रहता हूँ। वो कभी इस तरह का घटिया वर्जन बनाते ही नहीं थे, वो तो बड़ी हाई पोइटिक किस्म की उनकी पेंटिंग थी। खैर वो एक अलग मुद्दा है। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। और चूंकि मुझे हमेशा उनकी मैंने जो एक कविता छोटी सी पढ़ी थी, लोटा, जो सर्वेश्वर जी को भी प्रिय थी, स्वामी को भी, धर्मवीर भारती को भी। मैं चाहूंगा कि इससे पहले प्रयाग जी शायद कमलेश की कविता पढ़ेंगे स्वामी पर, क्योंकि कार्यक्रम काफी लंबा हो गया है। तो मैं, अगर आप कहें तो वो छोटी कविता जो मैंने 79 में पढ़ी थी, जिसपे उन्होंने कहा था कि मैं सोच रहा था कि इसका अंत क्या होगा, उसे मैं पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत हो। और उसके बाद कमलेश जी, प्रयाग जी तो शायद वो तो नहीं, मैं कह रहा हूँ विनोद से कह रहा हूँ कि लोटा कविता जरूर पढ़ें। हाँ, वो चूंकि उसका स्वामी जी से एसोसिएशन बन गया है। और मित्रों इसके बाद हम लोग प्रयाग शुक्ल जी, लेकिन एक बात 2 मिनट दे दें विनोद जी, जब तक हम इसी विषय पर लैंडस्केप पेंटर की जो बात चली सुजा की ओर से जय स्वामीनाथन जी को लेकर, उस पर प्रयाग जी का वर्जन ले लें, उसके बाद लोटा कविता पे आते हैं। प्रयाग जी। नहीं, उसमें जो नरेंद्र कह रहे हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। स्वामी किसी भी कोट ही कह लीजिए, कैटेगरी कह लीजिए, वर्ग कह लीजिए, उसमें बनने वाले चित्रकार हैं ही नहीं। उनके बारे में जो चीज मुझे
कहने लायक लगती है कि बहुत सारे कलाकारों के यहाँ इतिहास का एक बोझ लगता है, कला इतिहास का। स्वामी के यहाँ वो बोझ समाप्त हो जाता है। मतलब जैसे आप सबको कहीं ना कहीं से जोड़ सकते हो, बंगाल स्कूल के लोग जो थे, यहाँ तक कि हुसैन को और सुजा को, लेकिन इतिहास का कोई बोझ स्वामी के यहाँ नहीं। और दूसरा ये कि जो मिनिएचर पेंटिंग्स का जो प्रभाव है वो केवल रंगों तक सीमित है, वो सीधा कोई प्रभाव भी नहीं। तो वो एक चमत्कार की तरह लगती है वो पेंटिंग्स, जिसकी बात कमलेश जी ने अपने रंग से की कविता में, जो अभी आप सुनेंगे। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, मैं नहीं, मैंने कोट किया है, मैं गोयल साहब को बहुत मानता हूँ इस मामले में। स्वामी पर लोगों ने जो लिखा है उसमें केबी गोयल ने जो लिखा है वो बहुत मायने रखता है। एक बात तो उन्होंने स्पेस को लेकर कही है कि स्वामी के यहाँ स्पेस कभी अटता ही नहीं। आप फ्रेम में भी लगा दो उनकी पेंटिंग तो लगता है कि जो पिक्टोरियल स्पेस स्वामी का है वो उसके बाहर जा रहा है। ऐसी कई बातें उन्होंने नोट की हैं। तो स्पेस को लेकर के चीजों को लगभग भारहीन बना देने का, मतलब भारवान चीजें हैं। शिला जो है, चट्टान जो है, वो तो बहुत भारी चीज, चिड़िया उसको लेकर उड़ रही है। अब चट्टान का भी बोध आपको होता है, वाह। लगता है कि हाँ चट्टान है, लेकिन उसकी जी भारहीनता का भी बोध होता है। जी तो वो असल में कई स्तरों पर है। अभी उसका समय नहीं है कि वो सारी बातें मैं कहूँ जो स्वामी के कामों में अब मैं देखता हूँ। पहले देखता था ऐसा मैं नहीं कहूँगा। तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें मेरे तक पुस्तक भी आई है। अब ये देखिए, एक ही बार का कैटलॉग मैंने लिखा था। स्वामी की इच्छा थी कि मैं कैटलॉग लिखूं, फिर ये भी तय हुआ था कि मैं हिंदी में लिखूंगा और अंग्रेजी में लिखूंगा। और मैंने ही स्वामी से कहा कि अनुवाद नहीं हो, अंग्रेजी में मैं अलग से लिखूंगा, हिंदी में अलग से लिखूंगा, क्योंकि अनुवाद में बात आएगी नहीं। तो एक बार लिखा था मैंने उनके काम पर, वैसे तो कई बार लिखा है, लेकिन कैटलॉग भी एक लिखा था, उसमें कुछ चीजों की याद की थी। अब ये देखिए तो एक तरह से स्वामी का जो दर्शन, उसको नहीं कहूंगा, विचार ही, विचार के स्तर पर जो पूर्ण मिदम वाला, कि फिर सब अंत में सब कुछ पूर्ण है, पूर्ण में पूर्ण समा जाता है। तो वो जो विचार रहा है, जो दर्शन रहा है हमारा, स्वामी की कला उससे वास्तव में प्रभावित है, खाली इसको कोट नहीं करते। अब इसको मैं समझ पाता हूँ कि वो सारी जिसकी मैंने चर्चा की, स्पेस की, भारहीनता की, चाहे तो आप अद्वैत कह लीजिए उसकी, प्रकृति, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं कि जो वो इमेज बना रहे हैं वो इमेज, उस इमेज का एक गहरा रूप के स्तर पर इसका गहरा अर्थ नहीं है। तो स्वामी का एक तो ये भी है कि रूप का सेलिब्रेशन भी है और एक तरह से इसका निगेशन भी है, कि अमूर्त की तरफ भी वो जाती हुई लगती चीजें, और रूप का स्वीकार है, रूप का सौंदर्य है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन हम उस दोनों का अनुभव कर पाते हैं। ये तो और भी सुंदर चीज। फिर उनके रंगों का जो बरतना है और उसमें जो संकेत हैं, सीढ़ी वाले, सीढ़ियों के जो संकेत हैं, और शुरू की एक जो पेंटिंग उनकी है तुलसी चौरे वाली, वो है। कभी कभी कुछ पेंटिंग्स में आधी पेंटिंग को, एक जैसे एक पेंटिंग में बहुत, एक बार मैं बोला हूँ, एक घंटा बोला हूँ आईआईसी में, अशोक वाजपेयी के एक आयोजन में तय हुआ था कि मैं एक पेंटिंग पर बोलूंगा। तो उस पेंटिंग में क्या है कि आधा हिस्सा काले में है, वहां और कुछ नहीं बना हुआ। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसा मैंने पहले कहा, ये अवसर नहीं है, मैंने कुछ ही चीजें शेयर की। मैं अभी और लिखूंगा स्वामी पर, मेरी 4-5-6 रिव्यूज हैं, एक कैटलॉग है, लेकिन मैं और लिखूंगा। बिल्कुल, और हमें भी प्रतीक्षा होगी उन सबको पढ़ने की। अब मैं सीधे विनोद भारद्वाज जी के पास चलता हूं और उनसे उनकी कविता लोटा पढ़ते हैं, सुनते हैं। लोटा। वो कविता का शीर्षक लोटा नहीं है, ये दिलचस्प बात है। ये जी जी का शीर्षक है इच्छा। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल। आपको 2 लाइन की एक चिट्ठी जो मुझे धर्मवीर भारती ने लिखी थी 10/11/1979 को, नवंबर 10 को। प्रिय विनोद, कविता मिली, स्वीकृत है,
यथा समय छपेगी, अच्छी है पर लोटा जैसी नहीं। तो मैंने यानी कि सर्वेश्वर जी ने मुझे आकर कहा कि अरे भाई कॉमन मैन पर मैं भी प्रतीक बना के लिखना चाहता था लोटा पर, लेकिन मुझे स्वामीनाथन का वो जो एंड वाली बात है, मैंने काफी सोचा कि वाकई इस कविता का एंड कैसे हो, तो वो अभी आप सुनेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। शीर्षक है इच्छा। इस लोटे का भी एक सपना है, कभी कभी दिन में फुर्सत के वक्त जो इसे देखने को मिल जाता है। रात को इसे नींद नहीं आती, अजीब तरह के खाने की गंध और ना कही गई बातों का स्वाद लिए नकली दांतों का एक सेट नल के ठंडे पानी में इसमें डूबा रहता है। तड़के सुबह का वक्त इसे पसंद है। कुछ जरूरी यादें, पेड़, जंगल, गन्ने के खेत दिमाग में घूम जाते हैं। इन दिनों तो आंगन के एक कोने में पड़ा ये महाराजिन का इंतजार करता है। ये भी कोई सपने का वक्त है, पर लोटा कम वक्त एक सपना देखता है कि उसे खूब चमकाया जाए, थोड़ा वक्त उसे भी दिया जाए। गिरने पर उसकी जो ये आवाज है, कई जगहों से जो वह पिचक गया है, उससे मुंह ना बिचकाया जाए। पर लोटा तो आखिर लोटा है, एक दिन अपने कुछ इस तरह से गिरने के इंतजार में है कि एक अच्छी आवाज हो, अम्मा जी गुड़ की गर्म चाय उसमें बेरहमी से उड़ेल ना दें, उसका भी एक सपना हो, ना हो सपना एक पूरी नींद तो हो। ये है। वाह, बहुत अच्छा। जी जी, वाह। फिर दोबारा सुनकर मजा आ गया, पहले भी सुने लेकिन ताजा ताजा। फिर लोटा नहीं, अब तो लोगों को, अर्पण जी, अब तो लोटे का नसीब ही नहीं है, ना देखने को, ना लोटा सपने, ना लोटा सपना देख सकता है, ना लोग लोटे को देख सकते हैं। अब तो बोतल पर बात आ गया, लेकिन जो लोटा, अभी बोले विनोद जी, मैं पूरा तरह से उस लोटे का पूरी चरित्र और कहानी देख लिए। जी जी, पीतल का लोटा, कांसा का लोटा, अरे मत स्टील का पूछिए। लोटा, वो पूरी यात्रा जो चली है लोटे और पर नाम सबका एक ही लिखवाना। हस्र होता है, सबका नहीं, हस्र एक ही होता है। कुंवर नारायण ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो मैंने कहा बड़ा मुश्किल है लोटे को अंग्रेजी में क्या कहा जाए, क्योंकि टम्बलर कहने से बात नहीं बनेगी। जी हाँ। तो अंत में हम लोगों ने सोचा कि लोटा लिख दें कि क्या होता है लोटा। जी जी जी, बिल्कुल। और जब मित्रों कविता का दौर यह चल रहा है, तो प्रयाग शुक्ल जी से अनुरोध है कि जो कमलेश जी ने कविता लिखी थी स्वामीनाथन जी पर, तो उसे पढ़ें प्रयाग जी। तो मुझे 1 मिनट उठना पड़ेगा, मैं वो किताब ले आऊं। हाँ जी जी जी। और इस बीच मित्रों, वह कविता कमलेश जी वाली, वह कविता कला समय समाज नाम से जो एक पुस्तक संपादित की प्रयाग शुक्ल जी ने, वहां वह कविता संकलित है, जिसमें कला पर या कलाकारों पर लिखी गई कविताओं को जगह दी। जब तक प्रयाग जी अपनी पुस्तक को लेकर आ जाएं, मैं चाहूंगा कि नरेंद्र पाल सिंह जी कोई और ऐसी घटना एक आध याद आ रही हो स्वामी जी को लेकर जो आप साझा करना चाहेंगे, कोई भी ऐसी बात। जी नहीं, उन पर आप सर्वेश्वर जी ने कविताएं लिखी हैं, तो उनका जी जी, पाठ किसी और कार्यक्रम में किसी और में रखेंगे, बिल्कुल। और ऑक्टोवियो पाज ने भी लिखी है। नहीं, वो तो मैंने स्वामीनाथन बताया जी कि पर। अभी कि वो उसका हिंदी अनुवाद रमेश शाह कर चुके हैं। हाँ, तो उसे भी किसी कार्यक्रम में पढ़ा जा हाँ, सकता उसे है। आप रमेश शाह से पढ़वा सकते हैं। जी जी। तो मित्रों, इस तरह से आज अंग्रेजी का पार्ट तो मेरी फिल्म में है, वो अंग्रेजी वाला पार्ट। जी ऐसा है अर्पण जी कि वो जी आज यहाँ कुछ पुस्तकों का एक रीअरेंजमेंट हो रहा था, तो वो किताब तो कहाँ रख दी गई ध्यान नहीं आ रहा, पर मैं पाज वाली कविता पढ़ देता हूँ। पढ़ें। और हमारे पास चूंकि वीडियो है प्रयाग जी का, तो हम कोशिश करेंगे तो कि हम उस वो वीडियो सुना को भी यहाँ दीजिए। पर चला दें। हाँ, तो अगर नहीं, वीडियो पहले है तो आप उसे सुना दीजिए। नहीं, वीडियो पहले सुना, वो पढ़ लें। वीडियो
अब नहीं नहीं पाँच नहीं, वाली वीडियो ठीक है, 5 वाली फिर सुना दूंगा किसी और दिन। पाल वाली तो उस कार्यक्रम में सुनवाई जिसमें कि रमेश चंद्र शाह का अनुवाद भी हो, नहीं, कला भी मिल गई, मिल गई, चलिए मिल ठीक गई है। किताब, जी जी, तो हम प्रत्यक्ष सुन तिथि ने ज्यादा अच्छा ढूंढ लगा। दी, जी जी जी, स्वागत। क्योंकि अभी तो ये मिल श्रृंखला गई। चल रही है। बस 1 मिनट में वो पेज जरूर और निकाल लूं, 1 जी सेकंड जी लगेगा। कमलेश जी, आविर्भाव, 40। ये कला और कविता पुस्तक है, ललित कला अकादमी से प्रकाशित है। इसमें वो कविता संकलित है जो कमलेश जी ने स्वामी पर लिखी है। और ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें हिंदी के कई कवियों की कविताएं हैं, वो कविताएं जो उन्होंने किसी कला पर या कलाकार पर या किसी कला प्रसंग पर लिखी। तो आविर्भाव, श्री युत जगदीश स्वामी नाथन के लिए कमलेश जी की कविता। यह शिला शिला ही है, यह शिला शिला ही है, पूरी तरह शिला है यह। इस तरह शिला है यह, शिला ईश्वरी हो गई। यह पक्षी पक्षी ही है, पक्षी पक्षी ही है, वह इस प्रकार पक्षी है, पक्षी ईश्वरी हो गया। यह धरती धरती ही है, धरती पूरी की पूरी धरती है। यह इतनी भरपूर धरती है, धरती ईश्वरी हो गई। वह आकाश आकाश है, आकाश इतना आकाश है, आकाशत्व से सराबोर। इसमें सबका, शिला का, पक्षी का, फूलों का, धरती का आविर्भाव हो रहा। वाह, फिर क्यों नहीं इस धरती पर हवा चले, फिर क्यों नहीं इस धरती पर मेघ बरसे, फिर क्यों नहीं यह धरती आकाश से आवृत हो, क्यों नहीं आकाश भरा हो पक्षियों, शिलाओं, पंखुड़ियों से। इस धरती पर उगे वनस्पतियां, इस धरती पर लहराए हरियाली, फूले फूल रंग बिरंगे। इस धरती पर, इस धरती पर आकाश इतना ही भरा पूरा हो उड़ती शिलाओं से, इतना ही हो भरा पूरा शांत पक्षियों के कलरव से। यह आकाश भरा पूरा हो ईश्वर से, यह धरती इसी तरह ईश्वरी हो जाए। ये वाह, कविता क्या थी बात, कमलेश जी की। क्या बात। वाह, और आप देखो क्या तो बात। जो बातें मैं कह रहा था कुछ स्वामी के चित्रों पर, उसकी कुछ झलक आपको यहाँ भी मिलेगी। बिल्कुल, जी जी, जो वैराग्य है पेंटिंग का, जो वैराग्य है और उसके पीछे की जो सोच का जो अपना एक उसकी जो उदारता है, वह किस तरह से कमलेश जी अपने इन शब्दों में और उतार पाते हैं। जो पास वाली कविता है वो फिर जी किसी जी, और दिन। ठीक है, ठीक है, जी अर्पण जी, जी, वो अर्पण जी, हाँ जी, अर्पण जी वो एक फिल्म चीज, एक में छोटी जो सी है, बात याद आ गया जो हाँ, उन्होंने, नरेंद्र जी को सुन जी, बस छोटी सी है जी जी, स्वागत। कि एक दिन ऐसा ही बताए नहीं कि जब मिलने का मन करता था फोन करके चले जाते थे, उन्होंने एक गूढ़ बात बताया था कि अगर तुम लिखते हो कविता तो उसको छोड़ना मत लिखना, चाहे कोई सुने ना सुने, तुम्हें अच्छा लगता है तो लिखना, पहली चीज। वाह, दूसरा, तुम अपनों से और अपने समाज से, गांव से या छोटे जगहों से नाता कभी मत तोड़ना, नहीं तो तुम्हारे काम में बदलाव कभी भी नहीं आएंगे। और तीसरा मंत्र जो उन्होंने दिया था कि तुम अच्छी फिल्में, अच्छे किताब और अच्छे लोग जैसे प्रयाग जी, आप विनोद जी, सारे जो है, इनको कहने के बाद भी ना छोड़ना। क्या बात है, कहने के, वाह, और अगर तुम ये निरंतर कार्य करते रहे तो तुम कभी नहीं रुकोगे नरेंद्र, तुम याद रखना।
नरेंद्र और ने वो मुझे बात कोविड पीरियड में नहीं छोड़ा, लगभग रोज इनका फोन आता था। अच्छा अर्पण जी, अच्छा, आपको लगता है कि मैं आप लोगों को छोड़ने वाला हूँ इतने आसानी से? अर्पण जी, मैं अंत में आपको सुझाव दूंगा जी कि जी आप फिल्म में से अशोक वाजपेयी ने ऑक्टेविया पास की कविता का अंग्रेजी में पाठ किया है, और आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा उस वॉइस को, और वो वॉइस आप सुना दीजिएगा, वो वॉइस हाँ में बिल्कुल। है। हाँ और बिल्कुल। इसी तरह रमेश चंद्र शाह से कह के उनसे वो अनुवाद पढ़वा दीजिएगा, और सर्वेश्वर जी की जो कविता उन पर है, एक दो कविताएं जो चिड़ियों पर हैं, उसको भी आप कार्यक्रम में शामिल कीजिए। जी जी बिल्कुल, कोशिश और यही सभी रहेगी। का ये ये अच्छा आपके साथ। सुझाव है। स्वामी पर जितनी कविताएं लिखी गई हैं या उससे संबंधित जो भी सामग्री उपलब्ध है, वो सब इसमें शामिल हो। तो ये और आपको उसमें उदयन वाजपेयी ने उनकी कविता का भी पाठ किया है उस फिल्म में, हाँ तो आप उसको भी ले सकते हैं, तो अलग अलग चीजें। जी जी, कल कल उदयन जी आ रहे हैं, कल उदयन वाजपेयी जी आ रहे हैं, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे यहाँ पढ़ भी लें उससे, अच्छा ठीक है, होगा। ठीक। और जब हाँ बिल्कुल। समापन वक्तव्य में अशोक वाजपेयी जी आएंगे तो उनसे भी यही अनुरोध रहेगा, और ऐसे ही हाँ, बाकी कविताओं के लिए भी। जी जी। और जब ठीक है। आज हमने उस द लास्ट पार्टी की से ही इस चर्चा की शुरुआत की, और उसमें जिस तरह से गीत गायन हुआ, तो मुझे लगता है कि आज जब हम उसको उस पार्टी को भी रिक्रिएट कर रहे हैं, तो नरेंद्र पाल सिंह जी की ओर से कुछ पंक्तियों को सुनते हुए ही इस कड़ी को समाप्त करें, यही हाँ, ठीक होगा। एक गीत और। आप स्वामी जी बोले कि और तुम बिहार के लोकगीत गाते हो तो और कहीं का गाते हो? हम बोले हाँ, लोकगीत कहीं का भी हो, अगर मैं एक दो बार सुनता हूँ तो फिर गा सकता हूँ। बोले कि तो और बताओ, तो मैं बोला कि आदिवासी लोकगीत भी मैं गाना जानता हूँ। तो बोले आदिवासी का कहाँ से तुम सुन रहे हो? कि झारखंड आते जाते रहते हैं, तो सेम ही स्टेट है, बिहार झारखंड तो एक ही साथ था। तो उन्होंने बोला ठीक है गाओ, तो टेबल जी जिंदाबाद, और मैं शुरू हो गया। तो मैं बस दो लाइन वो सुनाता हूँ। जी, और नया टेबल आ ही गया था, नया टेबल भी आ ही हाँ, गया नया था। टेबल आ गया था टूटने के बाद। अरे जाते गुइया लानी देबो, जाते गुइया लानी देबो, जाते गुइया लानी देबो, जाते गुइया लानी देबो, सोना कर माला रूपा कर बाला, गुइया लानी देबो, जाते गुइया लानी देबो, जाते गुइया लानी देबो, जाते गुइया लानी देबो, सोना कर माला रूपा कर बाला, गुइया लानी देबो, जाते गुइया लानी देबो। वाह। वाह वाह। चलिए, बहुत अच्छा रहा, सबको और सचमुच नमस्कार। में यह बेहद जी संगीतमय श्रद्धांजलि रही जय स्वामीनाथन जी को। और आप सभी लोग आए, प्रयाग जी को हम बार बार तकलीफ देते हैं, हमें मतलब नाराज वो भी होता है, लेकिन कुछ लोग अपरिहार्य होते हैं, तो नहीं, स्वामी के लिए मैं बराबर उपलब्ध हूँ। तो उनको छोड़ा नहीं जा सकता है। जो अभी आप कह रहे थे नरेंद्र जी कि कैसे आपको छोड़ सकते हैं, हम लोग भी यही कहेंगे कि कैसे विनोद जी को, प्रयाग जी को छोड़ा जा सकता है। तमाम स्मृतियों के भंडार हैं, कितने रेफरेंसेज, फिल्म हो, साहित्य हो, पेंटिंग हो, पत्रकारिता हो, कितनी तरह सारे की। के इंसाइक्लोपीडिया है, इनको छोड़ देंगे तो मेरा सब तो गूगल के पीछे जाता है, हम तो यही दो गूगल के पीछे। हमारे लिए तो गूगल बाबा नहीं है, प्रयाग बाबा है और विनोद जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज क्योंकि नरेंद्र पाल सिंह जी, नरेंद्र पाल सिंह जी को भी कहीं जाना था, तो शायद उनका भी प्रोग्राम आई होने के गई कारण बात से रह गई। जी जी, विनोद जी भी स्वयं आज तैयार नहीं थे, अपने भाई साहब के घर पे हैं, मगर फिर भी अंततः इस प्रोग्राम को होना था, और इतने इतने खूबसूरत ढंग से इसे होना था। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग आए समय निकालकर, और तमाम मित्रगण जुड़े रहे।
सभी की प्रतिक्रियाएं मिलती सबको रही। मेरा सभी लोगों नमस्कार। का धन्यवाद। मैं देख रहा था कुछ लोगों ने टिप्पणियां भी की हैं, नमस्कार भी हाँ, कहा है मुझे भी, विनोद जी सबको को, नमस्कार, सब लोगों सबको। को नमस्कार। जी जी जी। बिल्कुल। अच्छा मैं विनोद जी, कुछ लोगों के प्रयाग नाम जी, ले लूं, कुछ लोगों के आप नाम ले बताइए। लूं। ओके, नमस्कार, बाय बाय। जी बाय, बाय। मिलते हैं। मिलेंगे। और कुछ हाँ। जी कल, हाँ कल एक नई कड़ी में मित्रों हम फिर मिलते हैं। और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आज, उनमें से कुछ एक के नाम ले लूं। हमारे साथ अनिरुद्ध विजय जी जुड़े रहे। अनिरुद्ध विजय जी, अनिल कुमार जी, प्रतिभा अवस्थी जी, उपेंद्र नाथ रैना जी, सुषमा श्रीवास्तव जी, यूसुफ जी, और तमाम लोग, बलवंत सिंह भदौरिया जी, मदन लाल गुप्ता जी, जोशना बनर्जी आडवाणी जी, और कुछ नाम लिया जाए, शुभ्रा चांद जी, राजश्री गुप्ता जी, पूनम सिंह जी, रश्मि पाठक जी, ज्योतिष जोशी जी, अजय सिंह जी, और तमाम मित्रगण, कुछ एक के नाम छूट भी रहे होंगे। आप सभी लोगों का हार्दिक आभार। जय स्वामीनाथन जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में फिर मिलते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। मित्रों, इसी के साथ यह प्रोग्राम समाप्त होता है। आप जिस तरह से आप लोग इन कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं, आप सभी का हार्दिक आभार। आपका स्नेह बना रहे।